हेलो दोस्तों, तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 के 2 मार्क्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यानी कि फाइनली आज हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट पीओसी 1 की 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो के बारे में। अब देखो, आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि ये वीडियो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है कि अगर आप इससे पढ़ के जाते हो पास फेल होने में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। यानी कि ये मानो कि आपका जो इससे पहले बायोकेम का और पैथो का एग्जाम हुआ था, एचएपी का तो आगे बढ़ चुका है, तो इन दोनों ही जो आपके एग्जाम हुए थे उनमें इस वाली वीडियो से यानी कि जो सेक्शन आपके सेक्शन में आता है ना, उसमें ये मानो लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आपके एज इट इज जो है देखने को मिल गए थे। इसीलिए बोलता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर से जो है देख के जानी चाहिए। और आपको पता है कि देखो, आपके टॉप 10 मेडिसिन क्वेश्चन की वीडियो हमने बना दी थी, तो वो जाके चेकआउट कर लेना। और यूनिट 1 से लेकर 3rd तक का जो सोल्यूशन था उसका हाल आपको पता है, पर फिर भी हमने जो आपको प्रोवाइड कर दिया। और जो न्यू वाली पीडीएफ है वो आपको ऐप के अंदर अपलोड कर दी है। और जो आपके लास्ट यूनिट 4th एंड 5th है उस पर काम देखो पूरा का पूरा चल रहा है। पर पहले हमने सोचा कि आपको 2 मार्क्स के प्रोवाइड कर दें, जिससे आप उसकी तैयारी कर लो। यूनिट 4 पे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, शॉर्ट में है, तो वो तो बहुत जल्दी आपकी कवर हो जाएगी। तो बस कुछ घंटों में वो भी आपकी अपलोड हो जाएगी इस वीडियो के बाद में। बस वही है कि जो आपके यूनिट 4th एंड 5th है, यानी कि आपके क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th 10th है, इनका सॉल्यूशन सिर्फ आपका जो है ऐप के अंदर ही आता है। तो आप लोग ऐप के अंदर इनरोल कर सकते हो। बाकी देखो, इस जो 2 मार्क्स है ना, इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि भाई एक बार जो आप जरूर से इसकी पीडीएफ एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें देखो एडिशनल मैंने आपसे बोला था कि अब हम जो करेंगे आपके लिए परफेक्ट करेंगे। तो इस बार क्या किया है कि आपके जो ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें कुछ आपके स्ट्रक्चर यूजेस ये सब आते हैं ना, तो इसको मैंने इससे ही 2 मार्क्स के निचोड़ वीडियो में ऐड कर दिया है। तो जैसे अगर एक बार मैं दिखाऊं, देखो ये सारे आपको दिख रहे होंगे, तो यूनिट 1 में तो नहीं थे, देखो ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं। तो इन सबको हम थोड़ा एंड में बात करेंगे, इसलिए आपको वीडियो एंड तक देखनी है। और इसके अलावा जो आपके पीवाईक्यू होते हैं, कुछ उनमें 2 मार्क्स वाले जो आते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे ऐड करके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए। तो बस वीडियो को एंड तक देखते रहना। बाकी देखो, आपको पता है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है भाई, वीडियो को लाइक कर देना और सभी का शेयर कर देना कि ये वीडियो आ चुकी है। बाकी चलिए जो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन बनता है डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब वैसे सिंपल देखा जाए तो ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि अब आप जो है फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो, तो इसकी डेफिनेशन आपको जो है कमेंट करके लिखनी है और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों का शेयर भी कर देना। तो हम बात करें सिंपली अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो हमारी वो साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम बात करते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बारे में जो हमारे कार्बन से मिलकर बने होते हैं। अब आपको बताया कि हमारे पूरे ऑल ओवर 118 एलिमेंट्स हैं और उसमें एक हमारा होता है कार्बन। तो कार्बन और कार्बन से मिलकर जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स बने होते हैं उन सबको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, और उनकी स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमारा सिंपली हो गया कि दीज आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन। जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। अब जैसे हमारे एग्जाम्पल के लिए मीथेन हो गया, CH4 और C2H5 हो गया। अब इनमें मोस्टली ना H भी साथ में लगा होता है, तो इसीलिए जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोल देते हैं। यानी कि हाइड्रोकार्बन मतलब है हाइड्रो प्लस हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। यानी कि ऐसे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स भी बोल देते हैं। अब ये बेसिकली इसकी क्लासिफिकेशन समझ लो, जिससे आपको सारे कंपाउंड्स के बारे में एक ओवरव्यू लग जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, केवल 2 मार्क्स नहीं देखते, हम आपको पूरे की पूरी यूनिट का रिवीजन करा देते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, या सिंपली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो वो केमिस्ट्री जिसके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे 2 टाइप्स के हैं, एक एलिफेटिक, एक हमारे होता है साइक्लिक। एलिफेटिक सिंपली क्या होते हैं कि ये हमारे ओपन चेन होते हैं। यानी कि सिंपल अगर मैं आपको साथ के साथ दिखाता जाऊं, तो जैसे कोई भी हमारा यहाँ पे कार्बन है, तो ये कार्बन हमारा क्या है, इस तरह से ओपन है, ये हमारा कहीं भी क्लोज आपको नहीं मिलेगा, तो ये हमारे ओपन चेन होते हैं। वहीं पे हमारे सेकंड आते हैं साइक्लिक वाले। इसमें सिंपली क्या है कि यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, इस वाले कार्बन को इससे जोड़ दूँ या इसको इससे जोड़ दूँ, तो हमारा कंपाउंड इस तरह का बन जाएगा। देखो, अगर मैंने इससे जोड़ दिया और अगर मैं इसको चौरों से जोड़ दूं तो हमारा इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा। और जब आप इसको देखते हो तो एक तरह से हमारा क्लोज्ड है, यानी कि अंदर से पूरा इस तरह से बंद मिलेगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम यहाँ पे क्लोज्ड कंपाउंड बोल देते हैं, जब हमारा कार्बन कार्बन के साथ एक मिलकर क्लोज सर्कल बनाता है। तो एलिफेटिक हमारे ओपन वाले, साइक्लिक हमारे क्लोज्ड वाले होते हैं। अब इसमें एलिफेटिक में हमारे आते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। इसका सिंपली मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड हमारे वो कंपाउंड है जहाँ पे कार्बन कार्बन क्या होते हैं, हमेशा हमारे सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। यानी कि सिंपल आपको दिख रहा होगा, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, ये हमारे हो गए सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या है कि अगर ये जो हमारे कार्बन थे, इन कार्बन और कार्बन के बीच में का डबल बॉन्ड आता है, या इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो इसको हम यहाँ पे अनसैचुरेटेड बोल देते हैं। यानी कि अनसैचुरेटेड में हमारे 2 आते हैं, एक आता है एल्कीन्स, एक आता है एल्काइन। तो एल्कीन्स हमारे सिंपली डबल बॉन्ड वाले, एल्काइन्स हमारे ट्रिपल बॉन्ड वाले हो जाते हैं। इसके बाद हमारे जो साइक्लिक है, इसमें हमारे 2 फर्दर आते हैं, एक आता है होमोसाइक्लिक, एक आता है हेट्रोसाइक्लिक। होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है अलग अलग। तो होमोसाइक्लिक क्या है कि ये जो मैंने पूरा का पूरा एक चेन बनाई थी, अगर इस चेन में हमारा टोटल कार्बन ही है तो ये हमारा हो जाएगा होमोसाइक्लिक। सिंपल है। अब मैं क्या करूँ, इस कार्बन को निकाल के इसकी जगह कोई और कंपाउंड डाल दूँ, और मोस्टली हमारा या तो नाइट्रोजन होता है, या ऑक्सीजन होता है, या सल्फर होता है, या फ्लोरीन होता है, कोई भी हो सकता है। तो अब मैंने मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन डाल दिया, तो मान लो ये मेरा इस तरह बन गया कार्बन कार्बन, यहाँ पे ये बन गया इन पे। तो अब ये जो हमारा कंपाउंड बना जिसमें एक कार्बन
कार्बन के अलावा हमने कोई दूसरे एटम यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको हम यहाँ पे हेटेरो एटम बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड को हम यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, यानी कि साइक्लिक है लेकिन हेटेरो है, यानी कि कोई अलग पड़ा हुआ है। तो होमोसाइक्लिक जहाँ पे सिर्फ हमारे कार्बन मिलकर सर्कल बनाते हैं, और हेटेरोसाइक्लिक इसमें कार्बन के अलावा कोई और भी हो सकता है। अब इसमें हमारे एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक आते हैं। एलिसाइक्लिक जो एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक जो हमारे हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। ये सब आपको थर्ड सेमेस्टर में डिटेल्स में जानने को मिल जाएगा। तो देखा जाए अब आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओवरव्यू अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं यूनिट 1 के, मतलब सिंपली क्वेश्चन है, वैसे वो भी हमारा यूनिट 1 के अंदर ही आता है जो ये क्वेश्चन है ना, क्योंकि यूनिट 1 के अंदर ही हमारी क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है। तो ये आपको आ गया, अगर आता है कभी तो 2 नंबर में सिर्फ इसको लिख के आ जाना, और अगर लॉन्ग में आता है तो भाई इनको डिफाइन भी करके आना पड़ेगा, जो हमने आगे किया हुआ है। तो जैसे पहला हमारा आता था एलिफेटिक कंपाउंड, तो ये बेसिकली हमारे ओपन चेन वाले कंपाउंड स्ट्रक्चर थे, और इसमें हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें बेसिकली कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से ऐसे अटैच होता है, लेकिन ओपन हमारे चेन में होते हैं। जैसे ये हो गया कार्बन कार्बन, ये है तो ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये हमारे हो गए एलिफेटिक। अब इसके अंदर हमारे एल्केन्स ये आते हैं, तो एल्केन्स हमारे सिंपली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि इसमें बेसिकली जो कार्बन कार्बन है हमारे सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, यहाँ दिख रहा होगा। अब जैसे ये हमारा मीथेन हो गया, तो मीथेन में क्या है, कार्बन के साथ 4 जो हमारे एच है ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो ये हमारे एल्केन्स हो जाते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला हमारा होता है CnH2+n, तो इस n की जगह आप कुछ भी डालो, यहाँ पे अगर आप 1 डालोगे तो हमारे मीथेन बनेगा, 2 डाल दो मान लो तो C2, और H यहाँ पे 2 4 + 6 H6 आ जाएगा। और इसका बनाएंगे तो कार्बन के साथ कार्बन, और ये हमारे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे, तो ये हमारा 6 वाला बन जाएगा। तो इस तरह हमारे एल्केन्स निकल के आते हैं। फिर हम बात करते हैं एल्कीन्स के बारे में, तो ये बेसिकली हमारे अनसैचुरेटेड थे जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब एल्कीन्स है हमारे, तो एल्कीन्स बेसिकली हमारे डबल वाले होंगे, यानी कि अनसैचुरेटेड में जो डबल वाला पार्ट है वो एल्कीन्स के अंदर आता है। इनका जनरल फॉर्मूला हमारा होता है CnH2n। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड चाहिए, तो मिनिमम हमारे पास 2 कार्बन होने चाहिए। तो जो एल्कीन्स है उसके लिए भाई हमें मिनिमम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एल्कीन्स फॉर्म कर सकते हैं। तो 2 कार्बन लगा के हमारा पहला एग्जाम्पल बनता है इथीन का। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में कोई भी नंबर पुट कर दो, 2 के बाद करना है, लेकिन 2 कर दोगे तो ये बन गया, 3 कर दोगे तो यहाँ पे C3 हमारा, और S यहाँ पे 3 2 6 बन जाएगा, 4 कर दोगे तो C4 और H8 बन जाएगा। तो इस तरह हमारा बनता रहेगा, तो ये हमारे हो जाते हैं एल्कीन्स हो जाते हैं। अब जो हमारे एल्काइंस आते हैं इसमें बेसिकली एल्क प्लस आयन आता है, तो वही है कि ये हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड वाला फंडा होता है ना, वो हम यहाँ करते हैं। डबल बॉन्ड हो गया तो हमारा एल्किन्स हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो हमारा एल्काइंस हो जाते हैं। तो ये सिंपली हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हमारे ट्रिपल बॉन्ड के साथ मिलकर बने होते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला हमारा होता है S3H2n-2। तो इसमें अभी हम जो है 2 का ही यूज करेंगे, 2 से कम में इसको नहीं बना सकते हम, और क्योंकि भाई कार्बन कार्बन के बीच चाहिए, तो जैसे कार्बन कार्बन के बीच हम पहला जो हमारा बनेगा ये, अब कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, 3 हमारे इधर कनेक्ट हो गए तो 1 हाइड्रोजन हमारा इधर लग सकता है, 1 इधर लग सकता है। तो जो पहला हमारा मिनिमम कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पे इथाइन बनता है, बाई आइन हमारा लग गया ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और इसको हम सिंपल क्या लिखेंगे, वैसे लिखेंगे C2H2 बनता है। तो अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लगाओ तो C2, और यहाँ 2 लगाओ, 2 to 4 - 2 आ गया। तो हमारे ये फॉर्मूले सब पे फिट बैठ रहे हैं, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप तीनों के अनलिमिटेड मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल बना सकते हो। देन हमारे यहाँ पे आते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, तो ये हमारे वो कंपाउंड्स है जो एक्चुअल में क्लोज रिंग में प्रेजेंट होंगे। अब इसमें 2 आएंगे, होमोसाइक्लिक, हेटेरो, ये मैंने आपको बता दिया, ओनली कार्बन। इसमें हमारे कार्बन के अलावा कोई और आइटम होगा, जैसे NOS हो जाता है, ये हमारा होमोसाइक्लिक एग्जाम, ये हमारा साइक्लिक का है। ये हमारा होमोसाइक्लिक जैसे बेंजीन हो गया। फिर हमारा हेटेरोसाइक्लिक में एक अलग, जैसे हमारा फ्यूरेन हो गया, ये O लगा हुआ है, सिंपल हो गया। और इसके लिए जब साइक्लिक के लिए हमें मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट है सर्कल बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ 2 कार्बन से आप जोड़ के कैसे बनाओगे, तो 3 आपको यहाँ कार्बन चाहिए साइक्लिक बनाने के लिए, और अनसैचुरेटेड के लिए आपको मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आइसोमेरिज्म के बारे में। तो देखो आइसोमेरिज्म हमारा एक्चुअल में वो फंडा होता है जिसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम होता है, लेकिन उसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा डिफरेंट होता है, तो इसको हम यहाँ पे आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। अब यहाँ सिंपल देखा जाए, जैसे मान लो ये एक फॉर्मूला हमारा C4H10, ये एक हमारा फॉर्मूला हो गया। अब अगर इससे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे तो एक स्ट्रक्चर हमारा बन सकता है CH3 CH2 CH2 और CH3, ये हमारा बन गया। कार्बन हमारे 4 है, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन हमारे 10 हो गए। अब इसी को हम चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं, जहाँ पे हम इस वाले को मान लो हटा के यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, इधर 3 आ जाएगा, तो हमारा बन जाता है CH3 CS CH3 और CH3। तो देखो ये और ये, इन दोनों में स्ट्रक्चर का फर्क है, लेकिन जो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमारा सेम था। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारा क्या है, जो आइसोमर जो हमारे ये बनते हैं ना, इसमें हम ऐसे आइसोमर्स बना सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, और इनको हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, आइसोमर्स बोल देते हैं। और ये पूरे फिनोमिना को हम यहाँ पे आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। अब जैसे हमारा N-ब्यूटेन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया। अब ये जो स्पेशल हम बात करें, ये बात करें हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, क्योंकि स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम है।
अब ये बेसिकली हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा आता है चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड टॉटामेरिज्म। अब ये लॉन्ग में अगर आता है तो आपको ये पूरा लिख के आना है, ये लिख के आना एग्जाम्पल, उसके बाद इन सबको डिफाइन करके आना पड़ेगा। तो जो पहला हमारा टाइप्स वाला आता है इसमें बेसिकली हमारा जो चेन वाला है ना, इसमें बेसिकली जैसे ये है तो चेन हमारी अलग अलग बनेगी, बाकी सब सेम है। जैसे हमारा ये एक तरह से एग्जाम्पल हो गया। पोजीशन वाले में क्या है कि जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है ना उनकी पोजीशन अलग है। अब जैसे मान लो मुझे इसमें OH जोड़ना है, तो पहला मान लो इसको ही मैं उठा लेता हूँ, तो इसमें एक मेरा OH यहाँ पे लग गया, दूसरा कंपाउंड क्या है, इस OH को मैं हटा के इस पे जोड़ दूँ तो हमारा दोनों सेम रहेगा, क्योंकि OH है, लेकिन क्या है पोजीशन अलग है। इसमें OH इधर जुड़ा है, इसमें OH इधर जुड़ा है, तो ये पोजीशन वाला हो जाएगा। फंक्शनल क्या है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही हमारा डिफरेंट होता है। जैसे हम बात कर रहे थे अपने कीटोन और उसके बारे में बात करें, तो मान लो हमारे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड इधर एक जुड़ा है, ये वाला, ठीक है, और इधर हमारा H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक और H जुड़ा है। अब ये हमारा CH ग्रुप है। अब यहीं पे कुछ तिगड़म हो जाए और ये कार्बन के साथ हमारा इधर OH लग जाए, बाकी इधर हमारा H आ जाए, तो देखा जाए लगभग बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, हमारा मतलब फंक्शनल ग्रुप अलग बदल गया। तो यहाँ पे क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स हमारे सेम होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि कंप्लीट, ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये होता है स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे डिफरेंट रहेंगे। मेटामेरिज्म एंड टॉटामेरिज्म, ये इसको हम डिटेल्स में देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करें अगर मेटामेरिज्म के बारे में, तो इसमें बेसिकली क्या है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमारा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन एटम का वो हमारा बदल जाता है। नहीं समझे, एग्जाम्पल से समझो। जैसे हमारा मान लो एक एग्जाम्पल है C4H10O, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसको जब हम ड्रॉ करते हैं, एक इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं CH3CH2O और CH2CH2, ये हो गया। एक हम इस तरह कर सकते हैं CH3O CH2CH2CH3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर है, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो जो पोजीशन है हमारी इसकी, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके पास के जो हमारी पोजीशन है वो हमारी डिफरेंट है। इसके साथ इधर मतलब इधर एक इथाइल ग्रुप है, इधर एक इथाइल ग्रुप है। इसके साथ देखा जाए तो इधर सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है, बाकी इधर हमारे पूरा प्रोपेन हो गया। तो इनका नाम भी इसी तरह रखा जाएगा, जैसे हम इसको कंप्लीट जो बोल देते हैं, O लग गया और साथ में ये है, तो जैसे हमारे ये मिथाइल होता है, O लग गया तो इसको हम मिथॉक्सी बोल देंगे। अब यहाँ से ये हमारा पूरा इथाइल होता है, इसके साथ O लग गया तो इसको हम इथॉक्सी बोल देते हैं। तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें 1 2, तो ये हमारा हो जाएगा 1 इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो भाई इधर से ही करेंगे, इधर ज़्यादा बड़ी चेन है, तो यहाँ देखेंगे तो ये 1 पोजिशन पर हमारा O ये है, तो ये मिथाइल है और ये O है, तो इसको मिथॉक्सी बोल देते हैं, तो ये 1 मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। सारा कुछ सेम है, लेकिन फिर भी नाम अलग है और हमारे दो डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ बन के तैयार हो रहे हैं। इसी को हम यहाँ पे मेटामेरिज्म बोल देंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके आस पड़ोस में जो भाई कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है। यहाँ पे कार्बन बराबर बराबर दो है, यहाँ पे इधर एक कार्बन है, इधर हमारे 3 कार्बन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, तो मेटामेरिज्म हो जाएगा। टॉटामेरिज्म क्या होता है कि ये कंसेप्ट है जिसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा जो हमने बात की थी, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना ये कन्वर्टेबल है, यानी कि ये अपने रूपरेखा को थोड़ा सा बदल सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे देखोगे तो ये आपको पूरा दिख रहा होगा एक मॉलिक्यूल, तो ये कीटो फॉर्म में, कीटो फॉर्म में का मतलब क्या है, ये जो आपको दिख रहा होगा ना ये एक तरह से कीटोन, कीटोन की निशानी क्या होती है कि दोनों तरफ हमारा कार्बन जुड़ा है। कभी भी आपको कीटोन के बारे में कुछ भी आए, कुछ नहीं सोचना, सिंपली बात आप इतना समझो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, तो इधर इधर क्या होते हैं हमारे जुड़ने होते हैं कुछ। तो जो एल्डिहाइड उसमें क्या है कि इधर अगर हम H लगाते हैं और इधर R लगा दें तो CHO बन जाता है हमारा एल्डिहाइड का। लेकिन जो कीटोन उसमें क्या है कि दोनों तरफ हमारा कार्बन का होना बहुत जरूरी है, यानी कि इधर इधर इधर। तो जब इस कार्बन के बाद एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन, तो ये जो फंडा बनता है इसको हम यहाँ पे कीटोन बोल देते हैं। अब इधर हमारा CH2 लगाओ, CH3 लगाओ, या लंबी चेन लगा दो, कुछ भी करो, अगर इस कार्बन का दोनों तरफ कार्बन है तो ये हमारा हो जाता है कीटोन वाला एक ग्रुप हो जाता है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा निकल रहा है ये C इधर है, इधर कार्बन, इधर कीटो फॉर्म हमारा है, लेकिन अब क्या है कि ये कन्वर्टेबल है, तो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ गया डबल बॉन्ड, यानी कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड C, ये हो गया पूरा, और इधर हमारा OH ग्रुप लग गया। तो ये हमारा एक कीटो फॉर्म था क्योंकि ये था, लेकिन ये एक इनॉल फॉर्म हो गया, यानी कि एक तरह से यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप लग गया, तो इनॉल बन गया एक तरह से। OL हमारा एल्कोहल के लिए लिखा जाता है, याद रखना, और एल्डिहाइड के लिए AL लिखा जाता है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके लिए हम OH एसिड लिखते हैं। तो ये सब कुछ टर्म है जो नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आपको आने चाहिए। तो ये इन ऑल हो गया, ये कीटो हो गया। इन ऑल मतलब क्या हो गया, यहाँ पे OL लगा है हमारा एल्कोहल के लिए, तो पूरा का पूरा हमारा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, पूरा फंडा ही चेंज हो गया, तो इसको हम टॉटोमेरिज्म बोल देते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आइसोमेरिज्म हमने देख लिया, सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में हमारा स्ट्रक्चर अलग होता है। अब बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, इसमें सारा कुछ हमारा सेम होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम होता है, लेकिन जो इसमें अरेंजमेंट होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट, जहाँ भी वर्ड आपको स्पेशियल दिख जाए इसका मतलब होता है स्पेस में। अब स्पेस क्या होता है कि हमारा पूरा खुले एनवायरमेंट में, जो अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ सारा कुछ हमारा स्पेस के अंडर आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारा ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फॉर्मेशनल दो
2 के अंदर आता था। अब यहाँ हम बात करें ज्योमेट्रिकल के बारे में या सिंपल स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो अरेंजमेंट है हमारा एटम का वो डिफरेंट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखो हमारा एग्जाम्पल है ब्यूटीन का, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है CH और C के भी डबल बॉन्ड, इधर H और इधर CH3 इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनता है इधर। अब इसको 2 तरह से बना सकते हैं। हमने क्या किया, पहले केस में CH3 दोनों ऊपर वाले पे जोड़ दिया, नीचे हमने HH जोड़ दिया। अब इधर हमने क्या किया कि एक CH3 को हमने नीचे कर दिया और बाकी हमने सेम रहने दिया, तो इधर ये H आ गया, इधर ये CH3 आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे फर्क क्या दिख रहा है कि इसमें जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है, या सॉरी यहाँ पे हम बोल देंगे सब्स्टिट्यूट हमारा एल्काइल है, वो यहाँ पे सेम जगह पे है, और इधर उधर देखें तो इधर और इधर लगा है, क्रॉस में लगा है। तो जब ये हमारे सेम होते हैं तो इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे सिस, क्या बोल देते हैं, सिस फॉर्म। और जब ये हमारे डिफरेंट होते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रांस। अब देखो सिस एक तरफ से आप समझ लो कि सिस्टर की बात करें तो 2 सिस्टरें एक जैसे सेम जैसी होती हैं, तो इसलिए सेम आ गया। ट्रांस मतलब होता है किसी को काटना या अलग करना, तो ये क्रॉस में एक दूसरे के अपोजिट में है, ट्रांस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो जब भी आपको ये हो जाए, या मान लो Cl कभी आपको ऐसे डिफरेंट मिल जाएंगे, तो जब भी कोई ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, अल्काइल ग्रुप हो गए, ये जब बिल्कुल सेम होंगे तो हमारा सिस फॉर्म होता है, और जब अपोजिट होते हैं तो हमारी ट्रांसफॉर्म होती है। तो सिस और ट्रांस आपको यहाँ समझ आ रहा होगा। तो यही हमारे है कि देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये सेम फॉर्मूला है, लेकिन इसके 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है कि कुछ हमारा अलग है। इसमें जो अरेंजमेंट है, यानी कि हमने जो CH3 ग्रुप है इसको अरेंज हमने इसमें इधर किया सीधे सीधे सामने, और इधर हमने इसको टेढ़ा कर दिया इस तरह से। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, ये हमारी बदल गई है, और इसी से हमारा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकल के आता है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फंडा ये है कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो हमारी बदल जाती है। अब ये ज्योमेट्रिकल हो गया। हमारा जो ऑप्टिकल आता है उसमें बेसिकली क्या होता है, हमारा जो देखो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर सारा को सेम होता है, लेकिन जो इसमें कोई भी हमारा मॉलिक्यूल्स है उसका जो बिहेवियर होता है लाइट के प्रति वो हमारा अलग होता है। अब ये फंडे को थोड़ा सा लॉन्ग में आप जाके देख लेना। सिंपली क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी हमारा सॉल्यूशन है, ये आपको दिख रहा होगा। अब मैं क्या करूँ कि इस सॉल्यूशन से कोई भी अगर मैं लाइट पास कराता हूँ, अपनी लाइट हमारी होती है PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका क्या होता है कि मान लो बहुत सारी लाइट है, अगर मैं एक प्रिज्म लगाता हूँ तो प्रिज्म क्या करता है, सबको कंडेंस करके एक सिंगल लाइट बना देता है। तो मान लो ये PPL हमारी बन गई। अब PPL जब मैं किसी भी सॉल्यूशन से पास करूंगा, अगर वो लाइट सीधी निकल गई तब तो भाई नॉर्मल है, न्यूट्रल है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी। कि ऑप्टिकली मतलब होता है लाइट, मतलब जो हमारी लाइट वगैरह होती है ना ऑप्टिकली थोड़ा सा उससे कनेक्ट, आपके चश्मे को ऑप्टिकल्स वगैरह बोलते हैं ना, तो लाइट से कनेक्टेड वर्ड है। अब अगर क्या करे कि ये PPL को सॉल्यूशन सीधा निकाल दे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि इसने कोई फर्क नहीं डाला। अगर जिसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे, जैसे हमारी घड़ी है तो 12 1 2 3 तो इस डायरेक्शन में चलती है, तो अगर इस डायरेक्शन में लाइट मूव हो जाए तो इसको हम यहाँ पे D से डिनोट करेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाता है। अब वहीं पे क्या करें, अगर ये हमारी लाइट को जो ऐसी सीधी जा रही थी अभी ऐसे हो गई, अब ये लाइट हमारी उल्टी हो जाए, इस डायरेक्शन में घूमने लगे। जैसे मान लो घड़ी हमारी उल्टी चल रही है, पहले 12 1 बजा, फिर 12 11 10 ऐसे बजने लगे, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अगर इसमें घूम जाती है तो उसको हम लीवर रोटेटरी, इसको हम L से डिनोट करते हैं। D वाला पॉजिटिव हो गया, L वाला निगेटिव हो गया। इस तरह से ये पूरा हमारा फंडा काम करता है। इसका एग्जाम्पल हमारा होता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड एक हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। अब ये हमारे इसके 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, ये बनता है, ये बनता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा D होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि ये लाइट को हमारे क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और जो ये वाला होता है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे रोटेट करता है लाइट को। और इसको स्ट्रक्चर से कैसे पहचानते हैं, तो सिंपल OH हमारे जब राइट साइड पे लगा होता है तो इसको हम D बोल देते हैं, जब इधर लेफ्ट साइड पे लगा होता है तो हम इसको L बोल देते हैं। हमारा आखिरी आता है यहाँ पे कन्फॉर्मेशनल वाला। तो ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें सारा कुछ सेम होता है। इसमें जो अरेंजमेंट है वो हमारा डिफरेंट होता है अराउंड द सिंगल बॉन्ड के अराउंड में। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा इथेन हो गया, तो यहाँ पे CH3 और CH3 हमारा इस तरह जुड़ा होता है। अब मैं अगर इनका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो देखो कार्बन कार्बन, और यहाँ पे हमारे 3 कार्बन, यहाँ पे हमारे 3 हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो इस तरह मान लो ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसमें 2 फॉर्म बनती है हमारे जो कन्फॉर्मेशनल होते हैं, एक होता है स्टैगर्ड, एक होता है क्लिफ्ट। स्टैगर्ड में क्या है, ये बिल्कुल ही आप दूसरे को एक अपोजिट दिख रहा होगा, जैसे ये हमारा इधर है तो जस्ट अपोजिट है, और जो इसके ये वाली जो जगह है इसको हम कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन के इधर 3 हाइड्रोजन है, उसके जस्ट अपोजिट हमारे ये लगे हुए हैं। एक्लिफ्ट में क्या होता है कि ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है ना इसके जस्ट पीछे हमारा पीछे वाला भी है, इसके जस्ट पीछे ही है, दिखाने के लिए थोड़ा आपको अलग दिखाए, लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ऊपर ही पूरे ऐसे रखे होते हैं। इसको हम एक्लिफ्ट बोलते हैं, और ये हमारे स्टैगर्ड होता है। इसी फॉर्म में ये हमारे पाए जाते हैं। तो कन्फॉर्मेशनल वो है जिसमें पहले अरेंजमेंट सिंगल बॉन्ड के अराउंड अलग होता है, एक हमारे स्टैगर्ड फॉर्म बनाते हैं, एक हमारे क्लिफ्ट बनाते हैं, ये आपको यहाँ दिख गए होंगे। तो अब हमने अपनी यूनिट 1 के अंदर ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर लिया। अब हमारी बारी आती है इसमें नोमेनक्लेचर के बारे में। तो देखो नोमेनक्लेचर रखने के लिए सिंपली हमारे बहुत सारे रूल थे, इसको लॉन्ग में देख लेना, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी हमें यहाँ 3 बातें देखनी होती है। पहला हमारा होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है वर्ड रूट, तीसरा होता है सफिक्स। प्रीफिक्स में हमारे सेकेंडरी प्राइमरी आती है। अब सिंपली क्या है, कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है या कोई, ये मैं आपको बता दूंगा। सेकेंडरी का मतलब होता है, यहाँ पे पहले सेकेंडरी की बात करते हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूट अगर हमारा लगा, सब्स्टिट्यूट क्या है, कोई अलग से लगा, जैसे ये वाला आप स्ट्रक्चर देखो, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक
एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये जुड़ रही है इधर है, तो हम क्या करेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहीं से नंबरिंग क्योंकि क्योंकि इसके पास में सबसे पहले हमारा ये है, तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू कर देते हैं 1 2 3 4 5, तो इस लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब जब लॉन्गेस्ट हो गई तो ये जो आस पड़ोस की है ना इसको हम सब्सटीट्यूट बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है कि इसका नाम रखना होता है, जो हमारा हो गया सेकेंडरी। देन हमारा आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है कि कितने नंबर की कार्बन की हमने चेन पकड़ी है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 की पकड़ी है, तो ये आपको पता होगा 1 फॉर हमारा मीथ होता है, 2 फॉर ईथ होता है, 3 फॉर हमारा यहाँ पे 3 फॉर प्रॉप, 4 फॉर ब्यूट, 5 फॉर पेंट, 6 फॉर हेफ्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। इस तरह हमारे पूरे 1 से लेकर 10 तक आपको याद होने चाहिए, मुंह जुबानी, ठीक है, कभी भी आए आपको पता होने चाहिए। तो ये 10 नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट आपको पता चल गया। अब ये हमारा 5 है, तो यहाँ पे वर्ड रूट हमारा पेंट बनेगा, जो मैंने यहाँ पे बाद में लिखा हुआ। तो ये हो गया। लास्ट में हमारा आता है सफिक्स। तो सफिक्स में बेसिकली हमारा सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड क्या है उसके लिए। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमारा इन वर्ड आएगा, डबल बॉन्ड है तो हमारा इन वर्ड आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारा वाई ई एन यानी कि या इन वर्ड आता है, ठीक है। तो एन इन आइन वर्ड हमारा आ जाता है। अब सेकेंडरी सफिक्स में बेसिकली फंक्शनल ग्रुप हमारा होता है कौन सा है, इस पर भी हमारी वो चर्चा होती है कि कौन सा ज्यादा है प्रायोरिटी। जैसे हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अगर ये है तो सबसे लास्ट में हम इसी को यूज करने वाले हैं, सिंपल है। अब मान लो किसी वाले ग्रुप में 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो उस टाइम जो दूसरे वाला होगा, जैसे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो हमारा सबसे लास्ट में काउंट यहाँ पे लिखा जाएगा, और जो सबसे कम स्ट्रॉन्ग वाला होगा वो हम यहाँ पे प्राइमरी यानी कि उसको एज ए सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरा हो गया, इसको लॉन्ग में जाकर अच्छे से देख लेना। अब इसके रूल क्या होते हैं, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट कितने उसको देखेंगे, अगर 2 से ज़्यादा है तो हम अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद नंबर हम लेंगे डाई ट्राई जो भी है इसको यूज़ करेंगे, फिर यहाँ डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, और ट्रिपल फर्स्ट हमें डबल बॉन्ड को ज़्यादा दी जाती है, फिर ट्रिपल को फिर हमारे फर्स्ट को मिलती है। फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे, उसके बेस पे कौन सा हमारा हाइयर होता है। अब जैसे नाम अगर हम रखें, यहाँ हमने 5 लिखा था, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसमें ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी है और ये भी है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि किसका अल्फाबेट ज़्यादा है, तो ये हमारा मिथाइल, ये हमारा मिथाइल, ये हमारा इथाइल है, तो ई हमारे एम से पहले आता है, तो हम इथाइल को पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 3, तो 3 इथाइल हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारी बारी आती है दूसरे इसकी मिथाइल की, तो ये हमारे 2 हैं। अब 2 हैं तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि 2 मिथाइल 3 मिथाइल, ऐसे नहीं, हम लिखेंगे 2 3, यहाँ पे हमने दोनों लिखे। जब हम इस वाले वर्डिंग और इसके बीच में हमारा ये डैश लगता है, और जब नंबर्स होते हैं तो हमारा कॉमा लगता है, याद रखना, इनके बीच में डैश और नंबर्स के बीच में कॉमा लगता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 3, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि डाई ट्राई ये सब आते हैं, तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, हम यहाँ लिख देंगे डाई मिथाइल। तो हमने यहाँ क्या लिया 2 3, 2 और 3 पोजीशन पे डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल हो गया। अब ये इनके बारे में लिख दिया, ये लिख दिया, कोई फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं है, तो बस हमें इसका नाम करना है। तो ये 5 था, तो हमारा पेंट आ जाएगा, और आखिरी में हम फंक्शनल जो डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड से क्या कनेक्ट है, तो हमारा एन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। थोड़ा बहुत रिवाइज आपका हो गया होगा। अब मान लो यहीं पे डबल बॉन्ड होता, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पेंट, और अगर यहाँ पे तो हम सिंपल ई लिख देते। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड हमारा इधर होता तो हम क्या करते 2 इन, तो यहाँ पे पेंट 2 इन आ जाता। तो इस तरह हम इसकी नामांकन कर सकते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल है, तो फटाफट आपको क्या करना है कि इसको पॉज करो, स्क्रीनशॉट खींचो, इनके आप सॉल्व करो, और कमेंट में लिखकर बताओ कि इनके नाम क्या होंगे। अभी आप इस वीडियो को पॉज करके और फटाफट कमेंट करके बताओ, 1 2 3 चारों के नाम आपको कमेंट करके लिखनी है। ये हमारा NO2 लिखा हुआ है, तो ये N के साथ कनेक्ट होता है, ये दिखाने के लिए मैंने लिख दिया। आप सोचो कि 2 NO2 जुड़े हैं, इसलिए मैंने इसको काट भी दिया। तो एक हमारा NO2 जुड़ा है। अब फटाफट जो आप इसका नाम कमेंट करके लिखो, चारों के नाम। अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट सेकंड के बारे में। तो इसमें बेसिकली हमारे 3 कंपाउंड है, एल्केन्स, एल्कीन्स और कंजुगेटेड डाइन्स। तो एल्केन्स के बारे में सिंपली कि ये हमारे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें बेसिकली सिंगल बॉन्ड के साथ हमारे कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड कनेक्ट होते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, ये हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था। एग्जाम्पल मीथेन, ईथेन हो गया। एल्कीन्स हमारे सिंपली वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो बेसिकली 1 और 2 मोर कार्बन यानी कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सिंपल सी बात है। इसका जनरल स्ट्रक्चर हो जाएगा CnH2n, तो ये बेसिकली C जो हो गया, C के बीच में। अब ये हमारे इसमें मिनिमम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें एक से भी चल पड़ेगा। CH2 पहला होगा, इसका C2H4 ईथीन हमारा पहला हो जाता है। अब जो एल्केन्स है इसको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं, और जो एल्कीन्स हैं जिसको हम ओलिफिन्स बोलते हैं। कई बार हमारा क्वेश्चन बनता है यूजेस ऑफ पैराफिन्स के बारे में, तो सिंपली यहाँ पे जब भी आए आप लिख देना कि जो पैराफिन्स है वो हमारा एज अ फ्यूल की तरह काम करेगा, हमारे ऑयल्स की तरह काम करेगा। और अगर आपको याद होगा आपने फार्मास्यूटिक्स इन सब लैब में लिक्विड पैराफिन के बारे में पढ़ा होगा, तो लिक्विड पैराफिन एज अ प्रिजर्वेटिव, एज अ एंटीवैक्सेंट, इन सब में भी हमारी हेल्प करता है। तो ये कुछ यूजेस है, आप बना के लिख के आता है ना, लॉन्ग में तो मैंने अच्छे से कवर किए हुए हैं, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे आता है कंजुगेटेड डाइन्स के बारे में। ये मत बोलना कि ये क्वेश्चन नहीं कराया, आप इसको थोड़ा बहुत देख लेना, मैंने आपको यहाँ बता दिया। देन हमारा आता है कंजुगेटेड डाइन्स। तो बेसिकली ये भी हमारे एक एल्कीन्स का ही पार्ट होते हैं, बस इसमें क्या फर्क होता है कि इसमें से एल्कीन्स में हमारा सिंगल बॉन्ड ये लगा है। कंजुगेटेड डाइन्स में क्या है कि एक तो डाइन्स हो गया, यानी कि मिनिमम इसमें 2 डबल बॉन्ड तो होंगे और 2 से ज्यादा ही होंगे। तो ये हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब
इसमें कंजुगेशन का मतलब होता है कि एक तरह से रेजोनेंस क्रिएट हो रही है। तो इसमें सिंपली क्या है कि हमारा डबल सिंगल यानी कि इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे देखो डबल हो गया, फिर हमारा सिंगल, फिर डबल। अब अगर इसके आगे बनाते हो ना तो यहाँ पे सिंगल होगा, देन जो कार्बन के साथ दूसरा होगा यहाँ पे डबल होगा, देन फिर सिंगल होगा, देन डबल होगा। तो इस तरह यहाँ पे जब ये कनेक्ट होते हैं ना डबल सिंगल, तब ये हमारे कंजुगेटेड कहलाते हैं। और इस पूरे फंडे को हम कंजुगेशन कहते हैं। कंजुगेशन क्या होता है? डबल बॉन्ड, फिर हमारा सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमेशा अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होंगे, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये और सिंगल भी अल्टरनेट में चले जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम यहाँ पे कंजुगेटेड बोल देते हैं। अब ये कंजुगेटेड डाइन्स है क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो इसका एग्जाम्पल हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। इसके बहुत सारे रिएक्शन बनती हैं, इसको आप देख लेना। देन हमारे यहाँ पे आता है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में। तो एल्केन्स पे अगर कभी क्वेश्चन आता है कि हेलोजिनेशन में रिएक्शन लिखो तो मोस्टली क्लोरीनेशन वाली ही आती है। अब हेलोजिनेशन क्या होता है? हेलोजन प्लस जेनेशन, यानी कि यहाँ पे हैलाइडेशन का हमारा एक तरह से जनरेशन होता है। अब इसमें एल्काइल हैलाइड्स बेसिकली बनाए जाते हैं। अब इसमें क्या होगा? ये एक हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसमें जो हैलोजेंस होते हैं वो हमारे किसी भी एल्केन के हाइड्रोजन को रिमूव करके खुद वहां जाके अटैच हो जाते हैं। अब जैसे CH4 है तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं आपको दिखाऊं तो मान लो कार्बन के पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। अब जो हमारा हैलोजेंस होते हैं वो बेसिकली एक्स कंपाउंड होता है, उसमें हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आते हैं। तो कोई भी हमारे कंपाउंड क्या करेगा? इधर के मान लो एक H को हटा के और खुद उसकी जगह जाके चिपक जाता है। इसी को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं और इसी को हम यहाँ पे हैलोजिनेशन बोलेंगे। तो मान लो ये हमारा एक्स था तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे और इधर हमारा क्लोरीन लग गया, तो ये हमारा क्या बन गया? इस प्रोसेस को हैलोजिनेशन बोलते हैं। और ये हमारा क्या बन जाएगा? ये जो है इसको हम एल्केन्स बोलते हैं। तो एक हाइड्रोजन चला गया तो ये हमारा एल्काइल हो गया और ये हमारा हैलाइड हो गया। तो एल्काइल हैलाइड्स हमारे फॉर्म हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल जहाँ देखा जाए तो सिंपली हमारा CH4 था, इसको हम रिएक्शन करवाते हैं Cl2 के साथ में। अब Cl2 हमारा क्या होता है? एक Cl 2 Cl में टूटता है। अब ये बेसिकली फ्री रेडिकल वाले मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, जो डिटेल्स में आप वहाँ मतलब लॉन्ग वीडियो में जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर क्या कैसे होता है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। अब एक क्लोरीन क्या करेगा? हमारे इधर जाके चिपकेगा और इधर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, वो हाइड्रोजन इसको लेके बाहर निकल जाएगा। तो जो हाइड्रोजन निकला उसने इसको उठा के HCl की फॉर्म में बाहर चला गया। अब जो CH3 बचा उसके साथ ये Cl लगे CH3Cl बन गया। ये हमारे UV लाइट की प्रेजेंस में ही करते हैं और इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, हमारा क्लोरोमीथेन बन के तैयार हो जाता है। अब हम यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो ये कई बार क्वेश्चन बनता है हाइब्रिडाइजेशन क्या है और बच्चे इसको नहीं समझ पाते। तो मैंने जो लॉन्ग वीडियो सेकंड यूनिट की बनाई है उसमें मैंने अच्छे से समझाया। अभी 2 मार्क्स वाली है तो इतना नहीं समझा सकते, बस शॉर्ट में मैं आपको फिर भी बता दूंगा। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कोई भी हमारा कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, तो जैसे मान लो कार्बन हमारा एलिमेंट्स है, तो इन कार्बन के कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कार्बन का 6 है और ये एटॉमिक नंबर हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर किसी के अंदर फिल किए जाते हैं। तो ये जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे हमारे एक S ऑर्बिटल होता है, P ऑर्बिटल होता है, D ऑर्बिटल होता है, इनके अंदर फिल किए जाते हैं। अब जो S हमारा होता है उसमें स्टार्टिंग में 1 होता है, उसके बाद जो हमारा सेकंड जो जैसे इस तरह भरे जाते हैं 1s2, उसके बाद हमारे 2s2, फिर हमारे 2p6, इस तरह हमारे भरे जाते हैं। आगे की आपको अभी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इसमें भर देंगे, इसमें भर देंगे। अब कार्बन के 6 होते हैं तो यहाँ पे देखा जाए 2 इसमें भर गए, सिंपल सी बात है, ठीक है, ये हमारे होते हैं। अब एक इसमें भी हमारे 2s, इसमें तो एक ऐसे एक इधर भर जाता है और P के अंदर हमारे 3 भर सकते हैं, तो एक ऐसे ऐसे। अब देखा जाए तो यहीं तक हमारे सारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि 6 थे हमारे यहाँ खत्म हो जाते हैं। तो ये हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। अब आगे कैसे होता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में क्या है कि एक प्रोसेस होती है जिसमें हम 2 और मोर ऑर्बिटल के एटम को आपस में मिक्स करा के इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो जैसे हमारा एक S हो गया, P हो गया, D हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करें? अलग अलग 2 ऑर्बिटल हैं S P, तो इनको मिक्स करा के कोई सी भी एक हाइब्रिडेशन बना रहे हैं। जैसे हमारी जो एल्केन्स है उसके अंदर बेसिकली sp3 होती है और ये हमारी हर किसी में पहुंचेगी। एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, जब भी आपको कोई जरूरत हो आपको याद रहेगा। तो जैसे मान लो कि अगर कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है या कार्बन हमारा मीथेन वाला सिंगल बॉन्ड है, तो जहां भी आपको सिंगल बॉन्ड दिख जाए कार्बन से कनेक्टेड, वहां आप समझ जाना कि वहां पे sp3 हाइब्रिडेशन होगी। अगर कभी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आपको मिल जाए तो समझ लेना कि वहां पे हमेशा ऑलवेज sp2 हाइब्रिडेशन होगी। और अगर कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे sp हाइब्रिडेशन होगी। तो sp3 हमारी सिंगल बॉन्ड में, sp2 हमारी डबल बॉन्ड में और sp3 हमारी sp हमारी ट्रिपल बॉन्ड में। ये हमेशा ट्रिक है, याद रखना। आपको कभी भी किसी का पूछा जाएगा आप फौरन उसमें बता सकते हो कौन सा क्या होता है, ठीक है। अब जो एल्केन्स होते हैं इसमें बेसिकली sp3 में क्या है कि यहाँ पे एक S है और 3p के हमारे ऑर्बिटल कंबाइंड किए गए हैं, तब जाके हमारा sp3 बना। नाम से समझ आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग में मैंने अच्छे से बताया है, शॉर्ट में यहाँ देख लो। अब जैसे हमारा इस तरह होता है कि S हमारा होता है और यहाँ पे P पे 3 भर सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं एल्केन्स में मीथेन का। तो मीथेन पे हमारे जो कार्बन होता है, सेंट्रल एटम होता है ना, उसकी निकाली जाती है। तो कार्बन पे हमारे 6 एटम है। अब 6 में देखा था किस तरह बनेंगे? नॉर्मली 2 2 और 2, यहाँ पे 6 बच गए ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जब कार्बन किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, जैसे CH4 में
हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है वो हमारा इधर शिफ्ट हो जाता है और हमारा इस तरह बन जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1s2 हो गया, यहाँ पे 2s बचा और यहाँ पे 2p3 हो गया, 3 बन गए हमारे। तो इसीलिए ये जो हमारा निकल के आता है वो हमारे निकल के आती है sp3। तो इसीलिए जितने भी सिंगल बॉन्ड है उसमें हमारी sp3 यहाँ पे निकल के आती है। अब हमारा एक और एल्कीन्स के ऊपर भी आता है, उसमें sp2 होती है। तो क्या फर्क है, हाइब्रिडेशन आप समझ गए, सिंपल इसको डिफाइन कर देना कि इसमें एक s और 2 p पाए जाते हैं और इसमें इथेन हमारा पहला होता है। तो सिंपल हमारा सारा कुछ सेम है। अब हम इसमें जब हाइड्रोजन वो मतलब इसकी जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये भी सेम है, ये हमारी ग्राउंड स्टेट हो गई, ये हमारी एक्साइटेड स्टेट हो जाती है, तो इसमें सेम बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड के चक्कर में क्या है कि जो ऊपर वाले हमारे हैं ना ये भी पेयरिंग बनाते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है, एक हमारा सिग्मा हो गया जो कनेक्ट हो गया, एक हमारा पाई बॉन्ड है तो ये हल्का होता है, इस चक्कर में ये भी थोड़ा सा बॉन्ड शेयर करता है। और जब बॉन्ड शेयर करता है तो इस तरह का एक तो इसका स्ट्रक्चर बनता है। जो हमारा मीथेन है उसका आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये टेट्राहेड्रल शेप का बनता है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, और ये जो हमारा बनाता है ना ये भी टेट्राहेड्रल शेप एक तरह से हमारी सिंपल हो जाती है। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि इसमें ये भी करता है, इस चक्कर में क्या है कि ये जो हमारा है ना ये, तो इसमें ये वाला बॉन्ड हमारा शेयर होता है, इस चक्कर में ये एक साथ आ जाते हैं, लेकिन ये हमारा अलग हो जाता है क्योंकि ये शेयरिंग में होता है। तो इसीलिए हम सिर्फ इसको काउंट करेंगे, तो हमारे यहाँ पे 1s2 और ये हमारा 2s वाला और इधर हम 2, तो ये 2s हो गया और इधर 2p होते हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2p को काउंट करेंगे तो हमारा sp2 निकल के आ जाती है। तो एल्कीन्स का ये इसको शॉर्ट में मैंने समझाया, लॉन्ग में जाके आप देख लेना। तो अब ये मत बोलना ट्रिक वगैरह, सबको याद कराने के लिए मैंने शॉर्ट में समझा दिया कि किस तरह हमारी sp2 आती है, तो ये आपको यहाँ दिख गई होगी। तो ये हमारा हो गया sp2 हाइड्रोजन। हमारा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है E1 और E2 रिएक्शन के ऊपर, तो ये तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वाले क्वेश्चन को आप लॉन्ग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो जाके जरूर से देख लेना। फिर भी मैंने एक ओवरव्यू रिवीजन कराने के लिए यहाँ पे लिख दिया, लेकिन 2 मार्क्स में ये कभी नहीं बनता क्योंकि ये हमेशा लॉन्ग के अंदर ही आता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ सकती हैं कि भाई E1 में कौन सी काइनेटिक है, E1 में कौन सी ऑर्डर रिएक्टिविटी है, वो सब आप यहाँ पे देख लेना। तो E1 E2 ये हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और एलिमिनेशन रिएक्शन का सिंपल फंडा क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड है, मान लो ये कार्बन है, इसके साथ हमारे 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो हमारा जो क्लोरीनेशन था ना उसमें क्या है कि एक हाइड्रोजन रिमूव होकर कुछ और जुड़ता है। लेकिन एलिमिनेशन में क्या है कि सिर्फ हमारा, अगर मैं इसमें एलिमिनेशन करूँ ना तो सिर्फ हमारे हाइड्रोजन रिमूव होगा, जुड़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि एलिमिनेटर मतलब होता है एलिमिनेट करना, किसी को बाहर निकालना। आप लोगों ने शो देखे होंगे, बिग बॉस हो गया, खतरों के खिलाड़ी हो गए, तो इन सब में क्या है कि कहते हैं ना बंदा एलिमिनेट हो गया, मतलब वो वहां से निकल गया, उसकी जगह ऐसा नहीं कि उसको चेंज किया गया, उसको वहां से निकाल देते हैं। तो वही यहाँ पे होता है कि यहाँ पे एलिमिनेशन हमारी होती है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस हमारा बाहर निकल जाता है। तो E1 और E2 एक्चुअल में हमारी वो रिएक्शन है जो हमारे एल्कीन्स को प्रिपेयर करने के लिए तैयार की जाती है। अब जैसे सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, मान लो ये मेरे पास था, ये हमारे पास क्या है कि ईथेन है। ईथेन मतलब क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इधर लगे हैं, तो ये हमारा होता है C2H6। अब अगर मैं इसकी एलिमिनेशन कराऊं मान लो, तो मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन में निकालूंगा, तो मैंने मान लो एक H इधर से निकाल दिया, एक H इधर से निकाल दिया, तो जब मैंने H निकाल दिया तो कार्बन कार्बन के बीच क्या है कि बैलेंसिंग, हमारी 3 कनेक्ट है, यहाँ 3 कनेक्ट है, तो इन्हें आपस में बॉन्ड बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं कि आपस में एक बॉन्ड और बना लेते हैं, आपस में ही बना लेते हैं, किसी और को नहीं लेते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन है, कुछ इसमें आके जुड़ नहीं रहा है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ सिंपली देखा था, बाकी देखो ये H तो ये हमारा बन जाएगा C2H4 बन जाता है, तो ये हमारा ईथीन बन जाता है। तो ईथेन से हमने ईथीन एक तरह से बना दिया, किस तरह आपने देख लिया। तो एक्चुअल में जो E1 E2 रिएक्शन है वो हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है हमारी किसी भी एल्केन्स के लिए, यानी कि हम यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड बनाने के लिए इस E1 और E2 रिएक्शनों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो मैंने आपको दिखाया ये इस तरह नहीं चलता, मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया। इसमें बेसिकली हमारे जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना उनका इस्तेमाल करते हैं। अब एल्काइल हैलाइड्स हमारे कौन से होते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि यहाँ पे मान लो जो हमारा क्लोराइड जो भी हैलोजन है हमारे एल्काइल के साथ जुड़ते हैं, तो हमारे एल्काइल हैलाइड्स यहाँ पे बन जाते हैं। तो इन्हीं एल्काइल हैलाइड को हम उठाते हैं और उन्हीं से हम यहाँ पे E1 E2 रिएक्शन बनाते हैं। अब इसके लिए हमें ऐसे कंपाउंड की जरूरत होती है इसके पास अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन हो और बीटा हाइड्रोजन भी हो। अब एग्जाम्पल समझो, ये हमारा पूरा एल्काइल हैलाइड आपको दिख रहा होगा। अब ये जो हमारा Br होता है ना, ये एक्चुअल में हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमीन है। अब इसके साथ वाला जो हमारा कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अब अल्फा के साथ वाले को हम यहाँ पे बीटा बोल देते हैं। अब देखो, अल्फा के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़े उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोल देंगे, बीटा के साथ जो भी जुड़े उसको हम बीटा हाइड्रोजन बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे ये है E1 E2 रिएक्शन है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है कि एलिमिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा एलिमिनेशन होती है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन में क्या है कि अल्फा पोजीशन, क्योंकि ये Br है तो अल्फा पोजीशन से हमारा एक Br ग्रुप हटेगा और बीटा पोजीशन से हमारा एक हाइड्रोजन ग्रुप हटता है। तो अब देखो क्या हुआ, ये हमारा पूरा था, तो इधर से Br ग्रुप हट गया, इधर से H हट गया, तो HBr हट के क्या बना देते हैं, हमारे HBr बना देते हैं जो बाहर निकल गया। अब देखो क्या बचा, CH2 बचा। अब वही वाला फंडा जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे कार्बन के पास 2 वैलेंस थी, 3, तो दोनों कार्बन के पास एक बॉन्ड बचा। तो वो क्या करते हैं कि अब आपस में अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपस में ही उस बॉन्ड को बना लेंगे और हमारे यहाँ पे सिंगल
बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे जो पूरा डबल बॉन्ड बन जाता है तो भाई डबल बॉन्ड बन गया मतलब ईथीन हमारा बन जाता है। तो यही हमारी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स हैं उनके अंदर से हम क्या कर रहे हैं, एक हैलाइड वाले ग्रुप को और एक हाइड्रोजन दोनों को निकाल के हम यहाँ पे एक HBr अलग निकालते हैं, बाकी हम यहाँ पे इथेन यानी कि एल्कीन ग्रुप अपने बना लेते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हम डीहाइड्रोहैलोजनेशन, इस पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पे डीहाइड्रोहैलोजनेशन भी बोलते हैं। डीहाइड्रो का मतलब होता है डिलीट करना हाइड्रोजन को, और इधर जो हाइड्रोजन हमने डिलीट किया उसके साथ हम यहाँ पे हैलोजन को मिला के एक नया कंपाउंड अलग निकाल देते हैं। तो डीहाइड्रोहैलोजन इसको बोलते हैं, और ये बेसिकली अल्फा बीटा से होता है, ये आपको यहाँ पे दिख गया होगा। अब यहाँ पे हमारी दो रिएक्शन थी E1 E2, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस लिखे हैं, बाकी आप इसको लॉन्ग में जाके जरूर से जो है एक बार चेकआउट कर लेना। तो E1 हमारी होती है यूनिमोलिकुलर, E1 से हमारे यूनिमोलिकुलर आता है। अब ये उल्टा होता है, यहाँ जो E1 है वो 2 स्टेप में होगी, E2 हमारी 1 स्टेप में होती है। तो ये E1 है तो यूनिमोलिकुलर है, लेकिन ये 2 स्टेप मैकेनिज्म में कंप्लीट होती है और ये फॉलो करती है हमारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो मेरी A से यहाँ पे B बन रही है तो A से B हमारा सारा का सारा रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कुछ भी, कि ये रिएक्टेंट मतलब जो कंसंट्रेशन है हमारी पूरी, मतलब जो रिएक्शन हो रही है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा इसी एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक हमारे वो काइनेटिक होते हैं जिसमें जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है। सबस्ट्रेट हमारा एक्चुअल में वो रिएक्टेंट होता है जिसका यूज करके बाद में प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होती है, और इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब इसी से कनेक्टेड होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब देखो ये हमारी 2 स्टेप में होती है। इसका मतलब क्या है कि पहले जो भी हमारे एल्काइल हैलाइड होते हैं ना, ये डायरेक्टली ये प्रोडक्ट नहीं बनाते। ये क्या करते हैं कि पहले स्टेप में क्या करेंगे, इसमें से हमारा जो Br है वो एक्चुअल में हट जाएगा, और Br हटने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे देखो ये आपको पता है कि Br एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Br हटेगा नेगेटिव फॉर्म में, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे मान लो ये CH3, यहाँ पे CH2 आ गया, इसको मैंने अभी साथ में जोड़ दिया, तो इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो ये जो बना है ना, ये हमारा कार्बोकैटायन बना है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कितना स्टेबल होता है ना, उसी चीज पर हमारा डिपेंड करती है E1 और E2 की रिएक्शन है। अब E1 में क्या होता है कि यहाँ पे पहले कार्बोकैटायन बनता है, तो अब ये कार्बोकैटायन बनने के बाद ये कितना स्टेबल है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतने अच्छे से ये रिएक्शन देगा। तो अगर ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड्स क्या होते हैं एक्चुअल में, ये मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बता देता हूँ, जिससे आपको बाद में कहानी याद रहेगी। तो एल्काइल हैलाइड मैंने आपको बता दिया कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो बेसिकली हैलोजन एटम को कंबाइन करते हैं एल्काइल ग्रुप के साथ में। जैसे हमारा CH3Cl है, तो इस CH4 में से जो मीथेन था उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के हमने Cl जोड़ दिया, तो ये हमारा पूरा हैलोजन जुड़ के एल्काइल हैलाइड बन गया। अब क्या होता है कि जैसे जो ये मेन हमारा ग्रुप है, मान लो Cl था, तो इसके साथ जो कार्बन लगा होता है वो हमारा मेन कार्बन होता है। ये आपको दिख रहा है, ये हमारा मेन कार्बन है, ठीक है। अब इस मेन कार्बन के साथ में कितने कार्बन प्रेजेंट है वही उसकी डिग्री को डिसाइड करता है। अब जैसे मान लो ये Cl के साथ कार्बन लगा है, तो अगर यहाँ पे एक कार्बन लगा है तो ये प्राइमरी हैलाइड हो गया। अगर इस कार्बन के साथ में 2 कार्बन, यहाँ 2 लगे हैं, तो ये हमारे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, और अगर 3 लगे हैं तो हमारा टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो जाता है। अब जो E1 वाली रिएक्शन है वो हमारी क्या करती है कि टर्सरी के साथ में रिएक्शन बहुत अच्छी देती है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे हमारा ये Cl हटा मान लो, तो Cl हटेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, मान लो तीनों पे ही हम करके देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि केवल एक हमारा एल्काइल ग्रुप है जो क्या करेगा, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। बाकी हमारे हाइड्रोजन है तो ये एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसमें हमारे 2 ग्रुप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हमारे 3 ग्रुप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जहाँ पे वही ग्रुप ज्यादा प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट, वो हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि E1 रिएक्शन में हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकैटायन का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे हमारे जो टर्सरी वाले होते हैं एल्काइल हैलाइड, उन पे 3 जगह से सपोर्ट मिलती है, तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो हमारी E1 रिएक्शन इस पे डिपेंड करती है कि जब कार्बोकैटायन बन गया तो वो कितना ज्यादा स्टेबल है। टर्सरी वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि 3 तरह से सपोर्ट आ रही है, इस पे 2 आ रही है, इस पे आ रही है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यानी कि जो रिएक्शन हमारी परफॉर्म करते हैं वो टर्सरी वाले सबसे जल्दी देते हैं, फिर सेकेंडरी वाले, फिर हमारे प्राइमरी वाले देते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मोस्टली जो टर्सरी हैलाइड्स हैं उन्हीं के साथ हम यहाँ पे E1 रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब हम अगर बात करते हैं अपनी E2 रिएक्शन के बारे में, तो E2 रिएक्शन हमारी बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और इसमें बेसिकली क्या है कि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। और इसका मतलब क्या है कि ये हमारे रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों पे डिपेंड कर रही है। मान लो A से हमारा जब B बन रहा है तो AB ने मिलकर हमारा C प्रोडक्ट बनाया, तो इस पर हमारा E1 रिएक्ट करता है सिंपल, लेकिन जो E2 वाले हैं वो इस पर दोनों पर ही हमारे डिपेंड करता है। ये दोनों की ही कंसंट्रेशन पे हमारे डिपेंड करता है। और ये बेसिकली हमारा 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है, यानी कि सिंपल एक स्टेप में होता है, और इसमें हमारा ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इसको एक बार पढ़ लेना है। इसमें बेसिकली क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट में, मैं आपको आगे दिखा दूंगा जब मैं SN1 SN2 में बात करूंगा। और ये बेसिकली इसमें क्या है कि जो प्राइमरी वाला एल्काइल हैलाइड है वो काफी अच्छे से देता है। रीजन क्या है, देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हमारा जो मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊंगा एक बार, जो हमारा एल्काइल हैलाइड कहाँ पे खो गया भाई, कहाँ खो गया, ये रहा हमारा। तो इसमें बेसिकली हम क्या देख रहे थे कि इसमें जो कार्बोकैटायन बन रहा था, लेकिन जो E2 रिएक्शन होती है ना उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली हमारा जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, जो भी हमारा होता है अटैक करने वाला, वो इधर अटैक करता है, डायरेक्टली हमारा अटैक कर रहा होता है, और उधर से ये हमारा रिमूव हो रहा होता है। तो यहाँ से हमारा जो भी यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए रिमूव
तो बेसिकली हमारा OH ग्रुप होता है वो यहाँ पे अटैक करता है। तो जहाँ से जब अटैक कर रहा होगा इधर से निकल रहा होगा तो ये एक साथ चलता है। अब देखो जो प्राइमरी हैलाइड्स है उसमें सिर्फ एक ये ग्रुप है, तो यहाँ पे ये आराम से अटैक कर पाएगा। इसमें हमारे दो हैं तो इसको अटैक करने में दिक्कत होगी, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होता है हमारा बल्कीनेस, यानी कि ये वाला कार्बन हमारा भरा पड़ा है, इसके बाद दो कार्बन ये है तो ये ज्यादा है। टर्सरी वाले पे हमारे तीन तरफ से और कार्बन जुड़े हैं तो इसमें बल्कीनेस बहुत ज्यादा है, इस वजह से जो यहाँ पे अटैक करने वाला है वो यहाँ पे अटैक करने में दिक्कत करता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे प्राइमरी वाले हैं वो काफी अच्छे से रिएक्शन देते हैं, देन सेकंडरी देन टर्सरी। अब देखो इनको लॉन्ग में देख लेना, शॉर्ट में मैं जितना समझा सकता था आपको मैंने समझा दिया। देन हमारे यहाँ पे आता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ये क्या होता है, अब जैसे हमारा कार्बोकैटायन ये बनता है ना, ये पूरा आपको दिख रहा होगा। अब ये कार्बोकैटायन अगर मान लो हमारा स्टेबल नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला, अब जैसे इसको देखोगे तो ये प्राइमरी हैलाइड है। क्यों है, क्योंकि देखो इसके साथ हमारा बीआर लगा था, अब बीआर हमारा रिमूव हो गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मैंने क्या बोला कि जो मेन कार्बन है इसके साथ बीआर लगा था तो ये मेन कार्बन है। अब इस मेन कार्बन के साथ तो सिर्फ एक ही कार्बन लगा है ना, इसके ऊपर बेसिकली तीन लगे हैं, यहाँ पे दो लगे हैं, लेकिन इसके साथ तो केवल एक लगा है ना, तो ये प्राइमरी था। अब ये स्टेबल नहीं था तो ये क्या करता है कि अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे हमारी शिफ्टिंग हो जाती है हाइड्राइड की या फिर एल्काइल ग्रुप की। तो यहाँ बेसिकली क्या होगा कि ये हाइड्रोजन हमारा शिफ्ट करके इधर लग जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर आ जाएगा। तो यहाँ के देखो क्या होगा, CH3 CH3 CH3। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था इस पे हमारा एक S लग गया तो यहाँ कंप्लीट हो गया बॉन्ड, और इसका जो पॉजिटिव था वो इधर आ गया। अब ये कार्बन के पास क्या है कि तीन हमारे यहाँ पे CH3 अलग ग्रुप लगे हैं तो एल्काइल ग्रुप लगे हैं। तो अब क्या होगा कि ये हमारा ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये कम स्टेबल था, तो कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल बनने के लिए इसने क्या किया, अपना जो आयन था, जो पॉजिटिव आयन था उसको शिफ्ट कर दिया। और इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, कि जो हमारा कार्बोकैटायन था वो हमारा शिफ्ट हो गया इस वाले कार्बन से इधर, और इससे ही हमारा ज्यादा स्टेबल हो गया। पहले ये प्राइमरी था, अब ये हमारा टर्सरी में फॉर्म हो गया, और इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन बोलते हैं, जो सिर्फ कार्बोकैटायन ही हमारे देते हैं। और ये बेसिकली हमारा किसमें होगा, E1 वाली रिएक्शन में ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो कार्बोकैटायन था वो हमारे E1 में ही तो फॉर्म हो रहा था, E2 में कार्बोकैटायन फॉर्म ही नहीं होता, E2 में तो डायरेक्टली ट्रांजिशन स्टेट होती है। अब हमारा एक रूल आता है सेडजेफ रूल। अब ये रूल बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन में ही लगता है और एल्काइल हैलाइड के केस में लगता है। अब जैसे एग्जांपल देखो, ये हमारा एक एल्काइल हैलाइड है। अब मैंने आपसे बोला कि अल्फा पोजीशन से हमारा जाता है ये वाला ग्रुप जो हमारा होता है हैलाइड ग्रुप, और बीटा पोजीशन से हमारा एक हाइड्रोजन रिमूव होता है। अब अगर इस वाले एग्जाम्पल में देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा अल्फा हो गया इसके मेन वाला, अब इसके ये वाला हमारे दो हमारे बीटा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ से तो चलो बीआर निकल गया, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो हमारा इस वाले बीटा से निकलेगा या इस वाले बीटा से निकलेगा। तो हमने क्या किया कि एक एक बार दोनों से निकाल दिया। पहले हमने क्या किया, हमने इस वाले बीटा से निकाला, तो जब इससे निकालेंगे तो यहाँ से ये निकलता है और इधर से हैच निकलता है और इधर डबल बॉन्ड आता है जहाँ से हाइड्रोजन निकलता है। तो CH3 CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और ये CH3 हमारा सेम था, तो ब्यूटीन बन गया। अब हमारा क्या हुआ कि दूसरी बार हमने यहाँ से निकाला, तो जब हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारा CH3 CH और अब इधर डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि इधर से हमारा निकलेगा तो इधर डबल बॉन्ड बन गया। तो हमारे दो प्रोडक्ट बन गए। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि हमारा कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। तो इसको यानी कि हम इसमें से कौन सा माने कि भाई कौन सा हमारा सबसे ज्यादा बनता है, तो इसको मनाने के लिए हमारा रूल आता है सेडजेफ रूल। अब सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्या बोलते हैं सिंपली कि वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा जिसके पास सब्सटीट्यूएंट हमारे ज्यादा मात्रा में अटैच होंगे डबल बॉन्ड के पास में। अब सिंपल यहाँ पे देखो तो ये हमारे जैसे डबल बॉन्ड है, और जब ये डबल बॉन्ड है तो सिंपल ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो इसके पास एक हमारा सब्सटीट्यूट इधर लगा हुआ है, एक हमारा इधर लगा हुआ है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये कार्बन के बाद ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, तो इसके पास तो हमारा एक भी सब्सटीट्यूट नहीं है। और इस वाले कार्बन के पास क्या हमारा ये पूरा का पूरा इथाइल ग्रुप लगा है। इसको हम दो में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा क्या इथाइल है, ऐसा नहीं है एक सब्सटीट्यूट ये नहीं, ये हमारा क्या कंप्लीट है। ये हमारा क्या है, ये हमारा मिथाइल लगा है तो ये हमारा इथाइल लगा है, तो इधर सिर्फ एक सब्सटीट्यूट लगा है। तो अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास क्या है कि एक सब्सटीट्यूट इधर लगा है, एक हमारा इधर लगा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। और इसके पास क्या है, सिंपल एक, इस वाले के पास एक लगा है, इधर कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं लगा है। तो जिस भी कार्बन डबल बॉन्ड के पास पे ज्यादा सब्सटीट्यूट होंगे वही हमारे यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा इधर दो सब्सटीट्यूट है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो यही हमारा सेडजेफ रूल कहता है। तो सिंपल देखा था, देखो ये हमारा हो गया मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया माइनर, तो ब्यूट 2 इन हमारा मेजर हो गया और ये हमारा माइनर हो जाता है। अब हमारी बारी आती है मार्कोनिक एंड एंटी मार्कोनिक रूल के बारे में। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, देखो दो तरह के हमारे यहाँ पे एल्कीन्स पाए जाते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है असिमेट्रिकल। सिमेट्रिक में सिंपली बात यहाँ पे अगर मैं करूँ तो सिमेट्री में क्या है, जैसे कार्बन हमारा कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इधर और इधर जब हमारे बराबर मात्रा में हाइड्रोजन या कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। और असिमेट्रिक में क्या होता है कि जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हमारे दोनों तरफ बराबर बातें नहीं होंगी। जैसे मान लो इधर हमारा H2 लग गया, लेकिन इधर क्या लग गया कि इधर एक और, इधर एक ऐसे लगा है, इधर हमारा एक और CH2 ग्रुप लग गया और इधर हमारा CH3 लग गया। तो ये कार्बन के बीच में क्या है कि इधर तो हमारा सेम है दो हाइड्रोजन, लेकिन इधर एक हाइड्रोजन एक ये हमारा एक इथाइल ग्रुप, तो इधर हमारे जब डिफरेंस होता है तो उसको हम यहाँ पे अनसिमेट्रिकल बोल देते हैं, यानी कि ये हमारा सिमेट्री
थ्री में बराबर भाग में नहीं टूटता है। इसको तोड़ोगे डबल बॉन्ड से, इधर अलग है इधर अलग है, तो जब अलग अलग होता है तो ये हमारा अनसिमेट्रिक हो जाता है, और जब सेम सेम हो तो ये हमारा सिमेट्रिकल हो जाता है। तो जो मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल है ये बेसिकली हमारे अनसिमेट्रिकल वाले एल्कीन्स में लगते हैं। अब एक एक करके दोनों में अगर बात करें तो मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल में एक हमारी आती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसको आप डिटेल में लॉन्ग के अकॉर्डिंग देख लेना, लॉन्ग में मैंने सारा इंपोर्टेंट ही कराया है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारे एल्कीन जो देते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम डबल बॉन्ड को जब तोड़ते हैं, मान लो हमने यहाँ पे ये तोड़ेंगे डबल बॉन्ड, तो जब डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन का हमारा अटैचमेंट होता है। अब यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने HBr यहाँ पे जो अमाउंट लग रहा है तो HBr बना। अब HBr में एक हमारा H पॉजिटिव होता है, एक हमारा Br नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाले को हम हमेशा इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, नेगेटिव वाले को हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब हमारी जो इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन है ना, उसके अकॉर्डिंग ये जो H पॉजिटिव है ना वो हमारा यहाँ पे जुड़ेगा किसी भी एक पे जाके। तो जब मान लो मैंने इसको तोड़ा तो अब भाई क्वेश्चन बनता है कि जब मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो जो हाइड्रोजन है वो हमारा इसके पास जुड़ेगा कि इसके पास जुड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमारे मार्कोनिक रूल ने बोला कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक क्या है कि हमारा जो हाइड्रोजन है या जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो उस वाले डबल बॉन्ड के कार्बन पे जाकर जुड़ेगा जहां पे हमारे जो हाइड्रोजन का अमाउंट है वो ज्यादा प्रेजेंट है। अब जैसे दोनों देखो, ये कार्बन है इसके पास केवल एक हाइड्रोजन है, ये कार्बन है इसके पास दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्या होगा कि जब मैं इसको यहाँ पे तोड़ूंगा तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है ना वहां जाके मेरा ये हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। तो सिंपल देखा जाए तो CH3CH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड टूटा, और इस वाले के पास दो हाइड्रोजन थे तो एक जुड़ के जाके CH3 हो गया। अब सिंबल यहाँ पे ये जुड़ गया तो जो दूसरा वाला है वहां पे बैलेंस ही पूरी करनी है, तो वहां पे हमारा Br ग्रुप आके जुड़ जाएगा। तो जो हमारा एल्काइल हैलाइड बना है ना वो हमारा कब बनेगा, जब यहाँ पे एक कार्बन के पास हमारा जुड़ जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल और एक के पास हमारा जुड़ जाता है न्यूक्लियोफाइल। अब जो हमारे एंटी मार्कोनिक थे ना, अब देखो एंटी मतलब होता है जस्ट अपोजिट। तो सिंपल अगर आपको ये याद है दूसरा याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल या जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो हमारा उस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यानी कि सिंपली अभी हमने क्या देखा कि मार्कोनिक के अकॉर्डिंग हमारा हाइड्रोजन इधर जुड़ा था, लेकिन एंटी मार्कोनिक अकॉर्डिंग क्या है हाइड्रोजन हम वहां जोड़ेंगे जहां पे कम कार्बन है। तो जैसे ये आपको दिख रहा होगा तो इसमें इसके बाद हमारा कम हाइड्रोजन है, तो जो हमारा क्या होगा कि जो हमारा एंटी मार्कोनिक है उसमें जो H है, जैसे HBr हमने तोड़ा तो H पॉजिटिव बना, तो H हमारा क्या जुड़ेगा इस पे जुड़ेगा और Br हमारा इधर जुड़ेगा। तो सिंपल क्या बना CH3CH2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा ये सिंगल बॉन्ड होगा, इस CH2 के साथ हमारा Br लग गया, तो ये हमारा कंपाउंड इधर बन के तैयार होता है। तो देखा जाए यहाँ पे 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया, यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाता है, नाम आप यहाँ पे लिख लेना। अब जो एंटी मार्कोनिक है ये हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसी वजह से क्या होता है कि ये क्या करेगा, ये पेरोक्साइड फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा, और फ्री रेडिकल की वजह से क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो हमारा इस पे जाके जुड़ता है, ना कि इस पे जुड़ेगा। कायदे में इधर जुड़ना चाहिए लेकिन हमारा इस पे जाके जुड़ता है, किसकी वजह से, हमारे फ्री रेडिकल की वजह से। तो इसमें हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला मैकेनिज्म आता है जो आप देख लेना, और इसमें हमारा फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म आएगा जिसमें चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन आता है, उसको आप जाके देख लेना। और इसीलिए इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। अब इसको खोजा था हमारे खराज जी ने तो इसको हम खराज इफेक्ट भी बोल देते हैं। तो ये अदर नेम भी आप थोड़ा बहुत याद रखना। अब हम यहाँ पे दो रिएक्शन रहेगी, एक हमारा आता है ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस बेसिकली क्या है कि हमारा जो एल्कीन है उसका ब्रेक डाउन होता है एक्चुअल में। तो एल्कीन का हमारा टूटना हो जाएगा जब हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं ओजोन के साथ में। तो ओजोन हमारा O3 होता है, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं हमारे पास दो कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास C11O हो, तो इसके इधर हमारे कुछ भी हो सकता है, तो हमें दो ऐसे कंपाउंड मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे एल्कीन ले लिया, एल्कीन में हमने यहाँ पे सिंपली इथिन ले लिया। इसके जब O3 के साथ करवाते हैं बस सिंपल इतना जोड़ो, ये ना दोनों को आप तोड़ दो एक तरह से अलग अलग। तो तोड़ दोगे तो एक इसको ऊपर उठा दो, इसको ऊपर उठा दो, इसके इधर उठा दो, इसको इधर उठा दो। तो सिंपल ऐसे खोल देना है आपको चारों तरफ। तो CH2 CH3 अब ये ऊपर गया, एक इधर लग गया, एक इधर लग गया, एक नीचे लग गया, एक इधर लग गया। अब क्या करना है आपको, इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ देना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 था मैंने यहाँ तोड़ दिया। तो इस CH2 ऐसे लिख दो, ये ऊपर इधर जुड़ गया, इधर जुड़ गया, एक इधर आ गया, इधर आ गया। अब जो खाली जगह है वहाँ ऑक्सीजन जोड़ दो, इधर जोड़ा, इधर जोड़ा, इधर जोड़ा, और इनके बीच बॉन्ड बना दिया। तो ये हमारा ओजोनाइड बन के तैयार हो जाता है ओजोनोलाइसिस में यहाँ पे। और ओजोनाइड बन गया, देन हम इसकी रिएक्शन ZNO के साथ करवाते हैं। जब इसके साथ करवानी है तो सिंपल आप ऐसे ऊपर का काट दो अलग और इधर अलग काट दो। तो जब आप इधर अलग काट दोगे तो जो ZN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो Z हमारे O को उठा के ZNO के फॉर्म में बाहर निकल गया, और इधर से ये बॉन्ड टूट के हमारा इधर इधर जुड़ जाएगा। तो हमारा CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड इस तरह हमारा बन जाता है। तो सिंपल हमारा CH2 डबल बॉन्ड हो, CH2 डबल बॉन्ड हो हमारा बन जाता है। और ये हमारा इसने देखा था, इसका स्ट्रक्चर बनाओ क्या है, हमारा C डबल बॉन्ड O है और इधर इधर हमारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हमारा क्या बना, ये हमारा एक फॉर्मेल्डिहाइड बन गया जो एक एल्डिहाइड है। तो हमें दो फॉर्मेल्डिहाइड मिल गए, यानी कि दो हमें कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ मिल जाते हैं। तो ये हमारा ओजोनोलाइसिस है। हमारी आखिरी आती है डाई एल्डर रिएक्शन। तो इसमें क्या है कि जब हम 1,3 ब्यूटाडाइन जो हमारा एक कंजुगेटेड डाइन होता है उसकी जब हम किसी भी एल्कीन या एल्काइन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें साइक्लोहेक्सिन फॉर्म होता है। और ये इतनी मस्त रिएक्शन थी कि इसके चक्कर में हमारे जो साइंटिस्ट थे उनको नोबेल प्राइज तक मिला था। तो यहाँ हमारे जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन आपको दिख रहा होगा, तो इसमें क्या होता है, ये वन इधर शिफ्ट हो जाता है और इसके हम जब
मीथेन इसको बोल देते हैं। तो ये इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा और देखो क्या हुआ, ये बॉन्ड इधर जुड़ गया डबल बॉन्ड, बाकी हमारे टूट गए। तो ये हमारा इसके साथ जुड़ गया, ये इधर जुड़ गया और हमारा एक पूरा क्लोज रिंग बन जाता है और इसको हम एडेक्ट बोल देते हैं बनने वाले को, और इसको साइक्लोहेक्सीन हमारा बन जाता है। हेक्सीन क्यों है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एक इन वर्ड आ जाता है और इसको इस तरह हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो डाई एल्डर रिएक्शन में सिंपली हमारा क्या होता है, साइक्लोहेक्सीन बनके तैयार होते हैं। तो सेकंड यूनिट हमारी थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा लॉन्ग में जाके खत्म हुई है। अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट थर्ड के बारे में, बाकी सारा आपका थोड़ा थोड़ा सस्ता सा ही है। तो यूनिट थर्ड के बारे में बात करें तो इसमें हमारा आता है एल्काइल हैलाइड वाला, ये मैंने आपको बता दिया। जब हम किसी भी एल्केन में एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसमें क्लोरीन जोड़ देते हैं तो हमारा हैलाइड जुड़ जाएगा, तो एल्काइल हैलाइड बन जाता है। प्राइमरी सेकंड टर्शियरी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब इसके अंदर हमारे SN1 SN2 दो रिएक्शन आती हैं। अब ये जस्ट हमारे E1 और E2 जैसा होता है। SN1 E1 बोल दो, SN2 E2 बोल दोगे। तो इसमें क्या होता है ना, उसमें एलिमिनेशन था, यानी कि उसमें हमारा रिमूवल हो रहा था सारा कुछ। लेकिन ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो बस सिंपली इतना काम करना है कि जब हम वहां पर ब्रेक डाउन कर रहे थे, जैसे मान लो हम इसमें तोड़ रहे थे उसमें, तो हम Cl को पूरा जड़ से हटा रहे थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे कि हम Cl को हटाने की जगह Cl के पास कुछ और जोड़ देते हैं। तो वो हमारा होता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है रिप्लेस करना। जैसे मान लो ये Cl था, तो मैं क्या करूँ, Cl को हटा के यहाँ पे मैं कुछ और जोड़ दूँ, ब्रोमीन जोड़ दूँ, तो हमारा सेम ही है। लेकिन मान लो मैंने इसको हटा के एक हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दिया या कोई सा मैंने इसमें और जोड़ दिया, तो वो हमारा हो जाता है एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो जाके अटैच होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि मान लो कोई भी हमारे कंपाउंड है, जैसे मैं सिंपली अगर आपको पानी दिखाऊं, H2O दिखाऊं, तो जब H2O को मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करूंगा ना, तो ये हमारा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। अब जो OH नेगेटिव है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, यानी कि जो नेगेटिव कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफाइल और जो पॉजिटिव कंपाउंड होता है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बोल देते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब जो न्यूक्लियोफाइल है एक्चुअल में वो यहाँ पे जाके जुड़ता है। अब ये रिएक्शन भी हमारी एल्काइल हैलाइड के साथ में ही होती है। तो SN1 SN2 दो रिएक्शन है। अब सिंपली अगर मैं बात करूं, दीज आर दोज इन विच अ न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिवली चार्ज जो कंपाउंड है वो रिप्लेस कर देता है किसी भी लिविंग ग्रुप को, जो फंक्शनल ग्रुप है, इन अ मॉलिक्यूल्स, और एक नया बॉन्ड फॉर्म कर देता है। अब एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो ये मेरा एक एल्काइल हैलाइड है। अब इसकी रिएक्शन मैंने यहाँ पे पानी के साथ कराई, तो पानी H2O था। अब ये OH नेगेटिव H पॉजिटिव में टूटा, तो OH हमारा इधर आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो कौन सा फंडा काम करता है, बहुत ही ध्यान से सुनो। ये हमारा जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है हमारा, और हमारा क्या होगा कि अब इस चक्कर में इधर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इधर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, क्या होगा कि ये नेगेटिव है, तो अब क्या होगा कि ये OH इधर जाके अटैक करेगा पॉजिटिव के पास में। तो पहले क्या होता है कि पहले हमारा जो Cl नेगेटिव है वो अलग हट जाता है, और जब ये अलग हट जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये कार्बोकैटायन फॉर्म करता है। अब इस पर हमारा ये OH जाके जुड़ जाता है। तो वही तो यहाँ पे हो रहा है कि OH हमारा एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पॉजिटिव वाले पे जाके जुड़ जाएगा। और जैसे Cl हमारा निकल चुका है, तो जब Cl इधर से निकला था, तो आप ध्यान से देखो H2 को हमने दो में तोड़ा था, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में। तो जो H पॉजिटिव बचा हुआ था ना हमारा, वो क्या करेगा, वो Cl के साथ बाउंड करके HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा इधर जुड़ गया और यहाँ पे दिया। तो इसको सब्स्टिट्यूट क्यों बोला गया, क्योंकि एक हमारा था न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव चार्ज था, उसने यहाँ पे पॉजिटिव के साथ जुड़ के Cl को रिप्लेस किया है। तो जब इसको रिप्लेस किया है तो इसी को हम इसको सब्स्टिट्यूट बोल देते हैं, यानी कि इसकी जगह खुद आके लग गया। जैसे क्रिकेट में होता है ना, कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो उसकी जगह हम किसी और को बुलाते हैं। अगर हम उसको केवल बाहर निकाल दें, उसकी जगह कोई और ना बुलाएं, तो एलिमिनेशन। अगर हम उसकी जगह क्या करें, दूसरा आके उसकी जगह काम कर रहा है, खेल रहा है, तो वो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो यहाँ OH ने क्या किया, Cl की जगह आके लगाया, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूट कहलाता है। और ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इसलिए इसको न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट बोल देंगे, जहां जगह जुड़ के नया प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये SN1 का एग्जाम्पल था, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बनता है। मैकेनिज्म आप लॉन्ग में जाके देख लेना। अब SN2 के बारे में अगर बात करें तो सिंपली ये क्या है, हमारे ये बाईमोलिकुलर होती है, ये हमारी यूनिमोलिकुलर है। SN1 ये बाईमोलिकुलर है, ये सेकंड ऑर्डर को फॉलो करती है, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, यानी कि ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। अब इसके बाद बात करें तो ये हमारा सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, ये हमारे रिएक्टेंट रीजन दोनों पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे सिंपल देखा जाए तो ये हमारे ट्रांजिशन स्टेट को फॉर्म करता है, यही E2 में बन रहा था, यही यहाँ बनता है। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था OH नेगेटिव, वो अटैक कर रहा है, सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पे जो हमारा एल्काइल हैलाइड था उसको हमने स्ट्रक्चर इस तरह बना दिया। अब क्या होगा कि ये OH हमारा इधर जाके बाउंड करेगा। जब इधर जाके अटैच करता है तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये मतलब न्यूक्लियोफाइल है तो ये पॉजिटिव पे जाके अटैक कर रहा है और जब ये अटैक कर रहा होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है। अब क्या हो रहा है, देखो OH हमारा C के साथ जुड़ गया, Cl हमारा इधर जुड़ा। अब यहाँ पे दो प्रोसेस साथ में चल रही है। क्या हो रहा है, ये बॉन्ड हमारा टूट रहा है और ये बॉन्ड हमारा जुड़ रहा है, यानी कि ये टूट रहा है, ये जुड़ रहा है, ये साथ के साथ चलता जा रहा है। और एक ऐसा मूवमेंट आएगा जब क्या होगा, ये Cl हमारा टूट के अलग हो जाएगा और OH हमारा इसके साथ परमानेंटली जुड़ जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। तो बाकी सब सेम था। तो ये कंडीशन जब हमारा
एक बॉन्ड टूट रहा था, एक बॉन्ड जुड़ रहा था, तो उसी को हम यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और यही फंडा हमारा उसमें भी होता है E2 वाले में, कि वहाँ भी हमारा इसी तरह का ट्रांजिशन बनता है, जब एक जुड़ रहा होता है दूसरा अलग हट रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा Cl था उसमें हमारा निकल रहा होता है, एलिमिनेट हो रहा होता है, और जो OH है वो हमारे इस H को भी साथ में निकाल रहा होता है। तो उसमें हमारा दोनों केस होता है, यानी कि उसमें ये Cl और ये दोनों हटता है, तब जाके हमारा डबल बॉन्ड बनता है। यहाँ पे सिर्फ हमारा OH जुड़ के एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी कि इसको हटा के खुद यहाँ पे जुड़ रहा है। तो ये था हमारा SN2 के बारे में। अब हमारा एक क्वेश्चन बनता है E1 और E2 के मतलब SN1 SN2 का डिफरेंस अगर कभी आता है तो SN1 हमारी 2 स्टेप मैकेनिज्म है, SN2 हमारी 1 स्टेप है। देखो उल्टा होता है, E1 हमारी E1 है, कहने को 1 है, लेकिन वो हमारी यूनिमोलिकुलर है, लेकिन 2 स्टेप में होगी। उसी तरह SN1 हमारी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये 2 स्टेप में होती है, और 2 वाली हमारी 1 स्टेप में होती है। लेकिन ये 1 वाला हमारा फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा और 2 वाला हमारा सेकंड ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो इसमें R इज इक्वल टू रेट ऑफ, जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी रिएक्टेंट रीजन दोनों पे डिपेंड करता है। इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, इसमें टर्सरी पे पहला करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर बंद। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो SN बनते हैं उसमें हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, और जब कार्बोकैटायन हमारा बन जाता था तो वो कितना स्टेबल है उस पर डिपेंड करता है। टर्सरी वाला हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए हमारा ये ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन जो SN2 है उसमें बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा बदल जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, ईज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, अब यहाँ पे देखो सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है एक, तो इसने इजीली अटैक कर दिया। अब मान लो कि यहाँ पे क्या हो कि 3 हमारे यहाँ पे अलग अलग CH3 लगे होते। अब अगर CH3 लगे होते तो भाई कितनी ज़्यादा दिक्कत होती यहाँ पे इसको अटैच करने में। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि इसको हटा के हम क्या करते हैं, वो वाला ग्रुप डायरेक्टली लगा देते हैं। इसीलिए मतलब प्राइमरी वाले हमारे काफ़ी अच्छे से ये रिएक्शन देते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारा एक CH3 होता है, तो ईजिली यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अपना अटैक कर पाता है। इसमें कम अटैक करेगा, इसमें और कम अटैक करेगा। अब जो हमारा SN बना है उसमें हम न्यूक्लियोफाइल अगर हमारा वीक होगा तो हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं करना, कार्बोकैटायन के साथ जाके जुड़ना है। लेकिन इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि वो खुद जाके अटैक कर रहा है और Cl को बाहर निकाल रहा है। अब ये हमारी यूनिमोलिकुलर है, ये हमारी बाईमोलिकुलर, ये आपने यहाँ देख लिया होगा। अब यहाँ पे कुछ हमारे आते हैं स्ट्रक्चर एंड यूजेस। तो हम बात करें क्लोरोफॉर्म के बारे में, तो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, C और H और CCl3 होता है यहाँ पे सिंपल, यानी कि कार्बन के साथ में 3 Cl हमारे लगे होते हैं। तो ये क्लोरोफॉर्म हमारा वही है जो मूवीज में दिखाते थे, सुंगा के करते थे। तो ये हमारा जनरल एनेस्थेटिक की तरह पहले काम करता था, अब इसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा टॉक्सिक है, लेकिन ये इतना फास्ट काम नहीं करता जितना मूवीज में दिखाते थे। ये लगभग 1 मिनट तो फिर भी आराम से ले ही लेगा। तो ये हमारा एज अ सॉल्वेंट की तरह काम करता है, जो बहुत सारी इंडस्ट्रियल वगैरह में लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं। देन हमारा आता है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का CH3 होता है, CH यानी कि कार्बन के साथ H यहाँ पे जोड़ दो चाहे, और 3 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे जुड़े होते हैं। डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, एंटी माइक्रोवेल की तरह भी काम करता है। फिर हमारा यहाँ पे आता है ट्राइक्लोरोइथाइलिन। तो यहाँ पे बेसिकली 3 क्लोरो हमारे लगे हुए हैं, और बाकी इथाइलिन हमारा पूरा हो गया। ये क्लीनिंग एजेंट, डिग्रीजिंग एजेंट और पार्ट इक्विपमेंट इन सब की तरह काम करता है। बाकी ये ठंडा करने में रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है। बाकी बहुत सारे सॉल्वेंट की तरह काम करता है फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। तो एल्काइल हैलाइड हमारा हो चुका है। अब बारी हमारी आती है एल्कोहल्स के बारे में। तो एल्कोहल्स हमारे सिंपल हैं कि जो भी हमारा एल्केन है उसमें अगर OH ग्रुप लगा है, जैसे हमारा CH3 CH2 है, इसके साथ हमने यहाँ पे एक H हटा के OH ग्रुप लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा होता है, उसको हम यहाँ पे मतलब एल्कोहल बोल देते हैं। एग्जाम्पल हमारा जैसे इथेनॉल हो गया। बाकी अगर मीथेन को हटा के बनाए तो हमारा मिथेनॉल हो गया। अब एग्जाम्पल इथाइल एल्कोहल हमारा कैसे यूज करते हैं, तो ये हमारा एज अ सॉल्वेंट की तरह काम करता है फार्मास्यूटिकल्स में। इसके अलावा हमारा प्लास्टिक, फाइबर, अदर केमिकल बनाने में भी हेल्प करेगा, और बाकी एल्कोहलिक बिवरेज में भी हमारी हेल्प करता है, यानी कि जो दारू वगैरह बनती है ना उसमें ये एज अ दारू की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है इथेनॉल को। अब हमारे यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वालिटेटिव टेस्ट एल्कोहल के हमारे कौन से होते हैं। तो उसको लॉन्ग में देख लेना आप अच्छे से, मैंने शॉर्ट के अकॉर्डिंग फिर भी थोड़ा आइडिया, क्योंकि रिवाइज कराना मेरा काम है तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ। पहला हमारा होता है सोडियम मेटल टेस्ट। इसमें क्या है कि अगर किसी एल्कोहल को हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक तो इसने पूरा ये कंपाउंड बना दिया, लेकिन साथ में क्या करता है H2 गैस को ये लिबरेट करेगा। तो अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई किसी कंपाउंड के साथ में, अगर वो H2 गैस को लिबरेट करा है, मतलब क्या है कि वो हमारा एल्कोहल है। अगर ऐसा नहीं करता तो हमारा एल्कोहल नहीं है। सेकंड हमारा आता है ल्यूकास टेस्ट। ये बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम जो एल्कोहल है उसको जिंक क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड बनता है। अगर वो प्रेसिपिटेट क्लाउडी है यानी कि बादल जैसा है तो हमारा भाई एल्कोहल है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में क्या है कि हम अपने एल्कोहल को सेरिक अमोनियम सिट्रेट के साथ फॉर्म कराते हैं, हमें एक कलर्ड कवल का कंपाउंड बनेगा, चाहे वो पिंक कलर हो चाहे रेड हो। अगर ऐसा बनता है तो हमारा एल्कोहल है, नहीं बनता तो नहीं है। आइडो फॉर्म में क्या है, बेसिकली हम जो प्रोपेनॉल अपना एल्कोहल लेंगे उसको आयोडीन के साथ और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं, हमें आइडो फॉर्म की येलो पीपीटी फॉर्म होती है। अगर येलो पीपीटी फॉर्म हो गई मतलब एल्कोहल है, नहीं हुई तो नहीं है। विक्टर मेयर टेस्ट में बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमारा जो एल्कोहल है उसको हम यहाँ पे सोडियम नाइट्रोजन और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करवाते हैं, हमें कलर्ड पीपीटी मिलती है। अगर हमें प्रेसिपिटेट कलर के मिल जाते हैं तो एल्कोहल है, नहीं है तो नहीं है। अब इसमें हमारे 3 कलर आते हैं। अगर प्राइमरी एल्कोहल है तो हमें ब्लू कलर के मिलेंगे, सेकेंडरी है तो हमें ग्रीन कलर, और टर्सरी है तो हमें रेड कलर के यहाँ पे पीटी मिलती है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज आगे, तो हमारा एक आता है ग्लिसरॉल जो कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C3H8O3। सॉरी, आवाज़ खत्म हो चुकी है, 1 घंटा हो गया है। भाई कौन लोग हैं जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं? मेरा गला तो खत्म हो गया, क्या आप अभी तक देख रहे हो? बताओ भाई कमेंट करके। तो ग्लिसरॉल को हम यहाँ पे ग्लिसरीन और ग्लास्टरीन, इससे मतलब ग्लिसरीन नाम से भी जानते हैं, सिंपली स्पेलिंग अलग है। तो इसका फॉर्मूला होता है CH2OH, CHOH और CH2OH। अब ये बाइडली हमारे स्किन लोशन बनाने में, माउथ वॉश, कफ मेडिसिन, ड्रग सॉल्वेंट, सीरम, वैक्सीन, हर सब्सिट्यूट इन सब में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा आता है बेंजीन एल्कोहल, इसका फॉर्मूला दिख रहा होगा, बेंजीन में एल्कोहल जोड़ दिया, बेंजीन एल्कोहल हो गया। इसको C6H5 CH2OH लिख सकते हैं। ये हमारा एज सॉल्वेंट, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बस इसके अलावा हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट, सोप, लोशन में काम करेगा। इसके अलावा एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल में हमारा काम करता है। अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट फोर्स के बारे में। तो इसमें बेसिकली हमारे आते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड हमारे वो कंपाउंड होते हैं जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड हमें देखने को मिलता है, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड O होता है। अब इधर इधर क्या है कि या तो हमारे RR ग्रुप अटैच हो सकते हैं। अब दोनों तरफ अगर RR लग गए तो हमारा ये होता है कीटोन, और अगर एक तरफ हमारा H है और एक R हमारा लगता है तो इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। तो सिंपल सी बात है कि एल्डिहाइड हमारे वो कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप में प्रेजेंट होता है, और इसमें लास्ट में क्या होता है कि एक हमारा आर ग्रुप लगा होता है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा पूरा जनरल फॉर्मूला RCHO। तो CHO जो हमारा है वो एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे ये एसिल्डिहाइड का एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। देन हमारा नेक्स्ट आता है कीटोन्स। तो कीटोन्स में बेसिकली वो कार्बोनिल कंपाउंड इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ पे दोनों तरफ हमारे कार्बन का प्रेजेंट होना जरूरी है, यानी कि यहाँ पे 2R यानी कि 2 कार्बन प्रेजेंट है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा। तो जब कीटोन के पास इधर CH3 यानी कि 2 कार्बन लगे हैं तो इसको हम यहाँ पे कीटोन ग्रुप बोलते हैं। एग्जांपल हमारा एसीटोन हो गया। अब हमारा एक आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये बेसिकली क्या होता है, टेम्परेरी और रिवर्सिबल इफेक्ट होता है। अब जैसे मान लो हमारा इथेन है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या होता है, हमारा पार्शियली किसी भी एक के ऊपर पॉजिटिव मतलब पार्शियली पॉजिटिव और एक के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब इससे क्या फायदा होगा कि जैसे कोई भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि कोई पॉजिटिव, मान लो H2O था हमारा, जब ये टूटा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटा, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा नेगेटिव, ये मतलब पॉजिटिव वाला हमारा हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो अब इनको आसानी होगी जुड़ने के लिए। तो जैसे मान लो ये पार्शियली इकट्ठा हो गया, तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे ये जाएगा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये जाएगा। तो पॉजिटिव पे नेगेटिव वाला, नेगेटिव पे पॉजिटिव वाला अटैच होता है। तो इसी को हेल्प करने के लिए हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बनता है यहाँ पे। अब हमारी रिएक्शन आती है एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में जाके आप देख लेना। अब इससे पहले हमें समझना पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक्चुअल में क्या होती है। तो सिंपली देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है। अब जैसे मान लो कि कोई भी हमारा एक तो ये हमारी उनके ऊपर होती है जहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब जैसे सिंपल देखो, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है। अगर नहीं समझ आ रहा तो सिंपल अगर मैं बना दूं, ये हो गया इधर, ये H हो गया, और इधर हमारा CH3 है जो हमने इधर देखा उसी फॉर्म में हो गया। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा होता है ना, ये मेन हमारा ग्रुप है CHO। तो इस मेन ग्रुप के पास वाले को हम यहाँ पे अल्फा कार्बन बोलते हैं। अब याद रखना है कि इसमें हम इस वाले कार्बन को नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि अगर मैं इस कार्बन को हटा दूं तो क्या मेरा ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा। तो इसीलिए क्या है कि ये कार्बन हमारा जरूरी होता है, तो इसको हम अल्फा नहीं बोलेंगे, इसके नेक्स्ट वाले को बोलते हैं। तो ये हमारा अल्फा हो गया। अब अगर इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाऊं तो जैसे मान लो ये CH2 मैंने एक हाइड्रोजन अलग कर दिया, ठीक है। अब ये CHO ये हमारा सेम है CHO ग्रुप, और ये इधर है। अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, तो यहाँ पे जो हमारा एक कार्बन जो होता है ना, इसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन का हमारा रिमूवल होता है, और इसको हम डीप्रोटोनेशन एक्चुअल में बोल देते हैं, और इसी को हम यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एक्चुअल में बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको पता है कि ये जो ग्रुप है CO वाला, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर से हमारी बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, और जब शिफ्ट होती है तो इधर से ये अपने बॉन्ड देता है। इस चक्कर में क्या होता है कि जब ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इसकी ब्रेकेज हो जाती है, और जब ब्रेक डाउन होगा तो H आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव में जाता है, तो इधर हमारा H पॉजिटिव में जाएगा, और जब ये पॉजिटिव में जाएगा तो इधर हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये जो हमारा पूरा फॉर्म हो गया ना, इसी को हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं। तो ये जो हमारा बनेंगे न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, और ये H पॉजिटिव अलग हो जाता है। अब क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये किसी पर जाके क्या करता है, अटैक करता है हमारा, और अटैक करके क्या होगा कि ये कहीं पे जाके जुड़ जाता है। तो इसीलिए इसको न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इस वाले फंडे को याद रखना है, आपके आगे काम आएगा। अब मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। तो जैसे मान लो एक हमारा एल्डिहाइड है, ये पूरा पूरा आपको दिख रहा होगा। अब क्या होता है कि भाई ये हमारा आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर पार्शियली नेगेटिव, इधर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और इस चक्कर में यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अगर मैं इसको दिखाऊं तो जैसे कार्बन है हमारा, तो इधर हमारा O नेगेटिव हो जाएगा, इधर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, इधर हमारा CH है और इधर हमारा R है, इस तरह बन जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक और मैंने अलग लिया, ये न्यूक्लियोफाइल अलग है, मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन साइनाइड का। अब जब यहाँ पे क्या होगा कि आपको पता है कार्बन हमारा पॉजिटिव में टूटेगा, कार्बन ये हमारा नेगेटिव में टूटेगा। ये है क्योंकि ये हमारा क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, सेम फंडा जो इधर हुआ था, नाइट्रोजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर खींचेगा, जब इधर खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड हमारा टूट जाएगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो CN नेगेटिव में टूटेगा, साइनाइड नेगेटिव में, और H पॉजिटिव में टूटेगा। अब ये जो साइनाइड नेगेटिव में टूटा, ये हमारा क्या, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल हमेशा पॉजिटिव पे बाइंड करेगा। तो यहाँ पे जो अभी हमने क्या बढ़ा कि ये पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इधर
जाके बाइंड करेगा, तो ये हमारा इधर जाके जब बाइंड करेगा तो इस पे जाके चिपक जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये चिपक जाएगा। अब जो हाइड्रोजन बचा वो हमारा क्या करेगा, इसके साथ जाके चिपक जाएगा। तो अब देखो क्या बना यहाँ पे, ये हमारा सीधा सीधा, अब सी के ऊपर हमारा CN जाके चिपक गया, तो देखो यहाँ पे ये लग गया, R का R हमारा आ गया, और जो O हमारा ऊपर नेगेटिव में आ गया था, इस O के ऊपर जाके हमारा H चिपक गया, तो OH बन गया, और इधर H है। तो ये पूरा हमारा जो रिएक्शन होती है इसको हम यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल था वो हमारा यहाँ पे जाके ऐड हो गया, और इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल देते हैं। अब ये आपको समझ आ गई। अगर ये भी 2 नंबर में आती है तो आप इसको भी लिख कर आ सकते हो, इसको भी बनाकर आ जाओगे। अब हमारा पहला आता है एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये एक्चुअल में हमारी वो केमिकल रिएक्शन है। देखो कंडेंसेशन कहीं भी वर्ड आ जाए तो मतलब समझ जाना कि यहाँ पे 2 हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़ के एक लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो मान लो हमारे एक A मॉलिक्यूल एक B है, दोनों जुड़ के एक C हाई मॉलिक्यूलर मास वाला कंपाउंड बना रहे हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन एक्चुअल में हमारी वो रिएक्शन है, इसमें 2 कार्बोनिल कंपाउंड हमारे होंगे, वो आपस में जुड़ के एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं आगे आपको बता दूंगा। तो एग्जाम्पल जैसे आप ले लो, यहाँ पे एल्डोल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एल्डोल तो हमें बनाना है, हम यहाँ पे एल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं। तो एल्डिहाइड में हमने यहाँ पे एक एल्डिहाइड ये ले लिया, एक एल्डिहाइड हमने ये ले लिया, तो हमने यहाँ पे 2 एल्डिहाइड ले लिए। अब वही काम जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि इसमें से क्या होगा कि जो एल्डिहाइड है ना, इन दोनों के पास जो हमारी एल्डोल कंडेंसेशन है, दोनों के पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। जो मैंने आपको दिखाया था कि ये वाला जो हमारा था, जैसे ये मेन हमारा पूरा फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ वाला ये, और इसको हम यहाँ अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसके साथ वाले हाइड्रोजन को हम यहाँ अल्फा हाइड्रोजन बोल देते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन का बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें 3 स्टेप बेसिकली होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट होता है न्यूक्लियोफाइल का। अब न्यूक्लियोफाइल का डेवलपमेंट कैसे होता है ये आपको समझ आ ही लगा होगा। जैसे ये हमारा पूरा था एक, मतलब हम पहले एक को उठा लेंगे, मान लो इसको उठा लिया हमने, तो इसमें से हमारा क्या न्यूक्लियोफाइल बनता है। तो कैसे बनेगा, इसको यहाँ अलग कर देंगे और ये वाला हमारा पूरा खींच के एक न्यूक्लियोफाइल तैयार हो जाता है, H पॉजिटिव अलग निकल जाता है, न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला ये आपको दिख रहा होगा जो एल्डिहाइड है, वो हमारा इस तरह हमने लिख लिया, और इसमें हमारा क्या होता है पॉजिटिव कार्बन, क्योंकि पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव है। तो इधर हमारा क्या पूरा बन के तैयार हो जाता है कार्बन, और इधर O नेगेटिव और ये C पॉजिटिव, और इधर एक R ग्रुप लगाए, इधर हमारा H लगाए। तो ये दूसरा वाला हमारा एल्डिहाइड था जो यहाँ बन के तैयार हो गया। यहाँ पे R की जगह CH3 हमने जोड़ दिया। अब क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करता है, जो हमने यहाँ किया। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा ये था, तो ये क्या करेगा पॉजिटिव वाले, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से आगे इस वाले कार्बन पे जाके अटैक करेगा, और जब इस वाले के पास जाके अटैच करेगा तो देखो किस तरह हमारा कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे CH3 था हमारा, सिंपल सी बात है, ये कार्बन था। अब कार्बन के पास ये ऑक्सीजन हमारा अलग था, ठीक है, और ये हमारा H, ये तो H हमारा लगा ही हुआ है। अब इसके पास जाके क्या है कि ये हमारा यहाँ से जुड़ जाता है, ये क्या जुड़ेगा हमारा पूरा यहाँ पे CH2 लग जाएगा, और उसके बाद CHO ये हमारा जुड़ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर दिक्कत है कोई। अब ये हमारा H पॉजिटिव था ना, ये फर्दर हमारा आके क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे OH बन जाएगा। अब ये हमारा जो था नया पूरा कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। अब इसको आप यहाँ पे अगर देखोगे तो CH3 CHOH और CH3 CHO, CH3 CHOH CH2 CH3, यानी कि बराबर है हमारा पूरा पूरा। यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि भाई बैलेंसी भी करनी है बराबर। अब ये दिख रहा होगा। अब इसको एल्डोल क्यों बोलते हैं, देखो एल्डोल हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है। एल्ड मतलब होता है एल्डिहाइड, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, और ओल हमारा आता है इसके लिए, जो हमारा एल्कोहल होता है ना, तो एल्कोहल का आखिरी हमारा OL वर्ड आता है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे LDL डॉल बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहे हैं, एक हमारा एल्डिहाइड एक हमारा एल्कोहल, और इसीलिए इसको मिलकर एल्डोल बोलते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन में एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमारे एल्डोल का फॉर्मेशन होता है, और एल्डोल हमारा वो है जिसमें एक एल्डिहाइड है, एक हमारा OH ग्रुप है, यानी कि हमारा एल्कोहल ग्रुप है, तो मिलके बनाता है। और ये कब बनेगा, जब हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 कार्बोनिल कंपाउंड वाले कंपाउंड्स को आपस में रिएक्ट करवाते हैं। इससे हमने 2 एल्डिहाइड ले लिए और इसको करवाते हैं NaOH की प्रेजेंस में। अब ये कंप्लीट जो हमारा लॉन्ग वाला होगा वो आप लॉन्ग वीडियो में जाके देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। तो ये हमारा सिंपली हो गया। अब हम बात करें अगर क्रॉस एल्डोल के बारे में, तो इसमें सिंपली क्या होगा कि जो हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिए थे वो हम सेम नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम अलग अलग लेते हैं। तो जैसे हमने एक लिया बेंजल्डिहाइड, एक हमने लिया एसिटाल्डिहाइड, तो जब हम इनको आपस में लेते हैं तब जो हमारा जाके बनेगा, तो उसी को हम यहाँ पे क्रॉस एल्डोल बोल देते हैं। बहुत ही सिंपल है, ये भी सेम जो हमारे ये कर रहा था ना उसी तरह काम करता है, बस हमारे यहाँ पे क्या है कि हमने जो कंपाउंड अपने लिए दोनों वो हमने यहाँ पे अलग अलग लेंगे। एक हमारा होगा अगर बेंजल्डिहाइड, तो एक हम लेते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड। अगर हम यहाँ पे और कोई दूसरा भी लेंगे तो हम यहाँ पे अलग अलग लेते हैं, सिंपल सा फंडा है। फिर हमारी यहाँ पे बात आती है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। तो जो हमारे कैनिजारो रिएक्शन हमारी होती है ना, तो कैनिजारो रिएक्शन हमारी सिंपली एल्डिहाइड के बीच में होगी, पहली बात ये है। अब कैनिजारो के बीच में हमारी ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन थे ना वो हमारे एब्सेंट होने चाहिए। अब जैसे अभी मैं आपसे यहाँ बोल रहा था कि जो भी हमारी रिएक्शन हो रही है वो ऐसे कार्बन के बीच होगी यहाँ पे जिसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डोल और क्रॉस एल्डोल के लिए, लेकिन जो हमारा कैनिजारो है ना उसमें सिंपली रिएक्शन कहते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन हमारा नहीं होना चाहिए। अब ऐसे हमारे सिर्फ 2 ही कंपाउंड
कंपाउंड है, एक हमारा होता है बेंजल्डिहाइड, एक हमारा होता है फॉर्मल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ये ऐसे दो हैं जिनके पास हमारा क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। अब एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, अब इसका ये CHO हमारा हो गया पूरा फंक्शनल ग्रुप। अब इसके पास वाले जब कार्बन ही नहीं है तो हमारा अल्फा कार्बन ही नहीं है, और जब इसके पास हमारा अल्फा कार्बन ही नहीं है तो भाई अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, तो इसके पास एब्सेंट है। अब अगर मैं बात करूं बेंजल्डिहाइड के बारे में तो बेसिकली यहाँ पे देखो इस तरह हमारा पूरा होता है एक मतलब कार्बन, और इधर कार्बन होता है और इस पर हमारा CHO लगा होता है। अब देखो ये हमारा पूरा ग्रुप हो गया। अब इसके ग्रुप के पास क्या है कि ये हमारा होता है अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन तो है लेकिन यहाँ भी हमारा कार्बन है, यहाँ भी हमारा कार्बन है, और यहाँ कार्बन है और इधर डबल बॉन्ड है। तो इस केस में क्या है कि इस कार्बन के पास में कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो इस बेंजल्डिहाइड में हमारा क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। अब दोनों के केस में क्या है कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसमें हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड है उसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है और बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड के बीच हम रिएक्शन कराते हैं कैनिजारो में जिसमें हमारा जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हमारा एब्सेंट होना चाहिए। तो अब हम इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं तो एक तो हमें मिलता है एल्कोहल और एक हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट। अब एग्जांपल के लिए हमने जैसे फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड जाके दोनों आपस में करवा दो, या फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के बीच करवाते हैं। तो जब हम यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के बीच करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो देखो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो एक हमारा बनता है एल्कोहल और एक हमारा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनता है। अब इसका जो मैकेनिज्म वो आप लॉन्ग में जाके देख लेना। तो ये हमारी होती है कैनिजारो। अब क्रॉस कैनिजारो क्या होती है कि यहाँ पे हम यहाँ पे दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं। अब जैसे यहाँ मैंने दोनों फॉर्मल्डिहाइड लिए तो हमारे कैनिजारो हो गया। अब मैं क्या करूँ कि मैंने एक बेंजल्डिहाइड ले लिया, एक मैंने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। तो जब मैंने दो अलग अलग लिए तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उसको हम यहाँ पे क्रॉस कैनिजारो बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे हम क्रॉस करवा रहे हैं दो अलग अलग कंपाउंड्स का। तो कैनिजारो सिंपल दो, या तो हम दोनों बेंजल्डिहाइड के ऊपर करवाएं या दोनों फॉर्मल्डिहाइड लें तो हमारा कैनिजारो। अगर हम एक बेंजल्डिहाइड एक फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं यानी कि हमने दो अलग अलग लिए तो हमारा ये क्रॉस कैनिजारो हो जाती है। दोनों रिएक्शन आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में। तो सिंपल सी यहाँ पे बात है कि यहाँ पर भी हमारी हो रही है कंडेंसेशन, मतलब यहाँ भी हमारे दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। और सिंपल था जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल जुड़ के एल्डोल बना रहे थे ना, सेम यहाँ पे है कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल मिलकर बेंजोइन बनाते हैं। अब यहाँ पे किस किस के बीच में होगी, तो यहाँ पे हमारे सेम मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, यानी कि इट इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब इसमें हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं और बेसिकली वो लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। तो एरोमेटिक में ऐसा कौन सा है, एक ही तो बचता है हमारा बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजल्डिहाइड एक तो हमारा एरोमेटिक है, दूसरा हमारा क्या है अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो बेंजोइन कंडेंसेशन के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, दो बेंजल्डिहाइड का इस्तेमाल करेंगे, और जब ये दो बेंजल्डिहाइड आपस में मिक्स करेंगे तो हमारा ये बेंजोइन कंपाउंड बनता है। बेंजोइन हमारा इस तरह का होगा, जब इसको हम यहाँ जोड़ देंगे तो देखो ये हमारा इधर जुड़ जाएगा, पलट के एक और घुमा दो, C के साथ यहाँ पे OH लग जाएगा और यहाँ पे C लगेगा और ये हमारा बेंजोइन बनकर तैयार हो जाता है। अब इसको हम जो है पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में करवाते हैं, KCN आप यहाँ लिख लेना। इसको भी आप जो है लॉन्ग में जाके देख लेना अच्छे से। अब हमारा कई बार एक आध दो नंबर में आ जाता है, 2 नंबर में कि कौन कौन से हमारे क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के। तो यहाँ ढेर सारे हैं। तो पहला हमारा आता है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। तो इसमें बेसिकली जब हम रिएक्शन करवाएंगे अगर हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है। स्किप टेस्ट होता है, इसमें पिंक से रेड कलर फॉर्म होगा एल्डिहाइड के लिए। फेलिंग टेस्ट हमारा एल्डिहाइड के लिए, इसमें ब्रिक रेड कलर की पीपीटी मिलेगी। टोलन टेस्ट हमारा एल्डिहाइड के लिए, इसमें हमें सिल्वर मिरर कलर का मिलेगा। और फेरिक हाइड्रोक्साइड टेस्ट हमारा कीटोन्स के लिए, जहाँ पे हमें ब्राउन कलर मिलता है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग में जाके आप अच्छे से देख लेना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और आखिरी रह गया, नजर डाल लो पर्किन के बारे में। तो पर्किन कंडेंसेशन में क्या है, हम जब यहाँ पे एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ में तो हमें एक सिनेमिक एसिड मिलता है। ये लॉन्ग में जाके देख लेना, यहाँ शॉर्ट में मैंने लिख दिया। अब हम बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर हैं यूजेस के बारे में। तो बात करें अगर बेनिलीन के बारे में तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसको C8H8O3 होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। ये फ्लेवरिंग एजेंट, फूड, बेवरेज, फार्मास्यूटिकल्स में काम करता है, परफ्यूम, फ्रेग्रेंस में काम करता है। इसके अलावा हमारा फूड एडिटिव प्लस कॉस्मेटिक में हेल्प करता है। फिर हमारा आता है सेमेटेल्डिहाइड, इसका आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये बेसिकली हमारा एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी करता है। ओरल हेल्थ, हमारे मुंह की पूरी हेल्थ के लिए, हमारे दांतों को डिके इन सब होने से बचाता है। बैड ब्रीथ में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे फ्लेवरिंग एजेंट, रिफ्रेशमेंट, इन सब में यूज करते हैं। फिर हमारा आता है हेक्सामिन, ये आपको यहाँ कुछ अलग ही दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। ये एज अ एंटी इन्फेक्टिव एजेंट की तरह काम करता है। और इसके अलावा ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक एक्टिविटी, फ्यूल सोर्स की तरह इन सब में हमारे हेल्प करता है इमरजेंसी वाला कंडीशन में। तो ये हमारा सारा का सारा हो गया। अब हमारी यहाँ पे बारी आती है लास्ट, यानी कि यूनिट 5 के बारे में। तो वीडियो हमारी थोड़ी सी लेंदी हो चुकी है क्योंकि भाई यहाँ पे अच्छे से लेकिन आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो रहा होगा, 5 यूनिट का आपको अच्छे से सारा कुछ मिल जाएगा। तो यूनिट 5 का हमारा नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक्चुअल में हमारे कार्बोनिल कंपाउंड ही होता है जिसमें हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या है, जैसे हमारा ये कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारा ये है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इधर इधर 2 जोड़ना होता है तो इधर अगर हम एक OH यानी कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दें तो ये हमारा COOH बन जाता है। और इधर हम R जोड़ दें यानी कि कोई भी हम जोड़ दें तो ये जो हमारा बनता है
उसको हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, यानी कि इसमें भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है और उसके साथ में हमारा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि 2 ग्रुप लगे होते हैं, एक कार्बोनिल ग्रुप है, एक हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और दोनों मिला के हमारा COOH वाला ग्रुप बनाते हैं। अब ये हमारे एलिफेटिक भी हो सकते हैं अगर यहाँ पे हम सिंपली कोई एलिफेटिक चेन जोड़ दें, एरोमेटिक हो सकते हैं अगर हम यहाँ पे कोई रिंग वगैरह जोड़ दें, और ये बेसिकली एल्काइल एराइल ग्रुप पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाकी कार्बन यहाँ पूरा बन गया होगा। एग्जाम्पल जैसे हमारा यहाँ प्रोपियोनिक एसिड हो गया, तो यहाँ पे देखो ये हमारा पूरा था, इसमें हमने CH3 CH2 जोड़ दिया, हमारा प्रोपियोनिक जुड़ गया। अब इसमें एक अलग बात होती है, वैसे हम इसको काउंट नहीं करते, लेकिन इसमें हम यहाँ से ही नंबरिंग काउंट करेंगे 1 2 3, तो इधर से हमारा ये प्रोपियोनिक हो जाएगा। अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा यहाँ पे प्रोपेनिक हो जाएगा, और 2 को जोड़ेंगे तो इथेनॉइक हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो मीथेनॉइक हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ जोड़ सकते हैं। बाकी अब हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो ये बेसिकली हमारा वो इफेक्ट है जो बेसिकली क्या करेगा, जैसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होते हैं ना, उसकी तरफ हमारा बॉन्ड ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है। अब जैसे ये था हमारा, तो यहाँ क्या होता है कि ऑटोमेटिक देखो क्लोरीन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड हमारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और इसके चक्कर में क्या है कि यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और इस पर और ज्यादा पॉजिटिव। तो Cl हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरह बॉन्ड, तो ये जो हमारी शिफ्टिंग होती है बॉन्ड की, इसी को हम यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट बोल देते हैं। अब ये +I -I 2 तरह के होते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। अब हम बात करते हैं इसके भी क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में। तो इसके बेसिकली ये टेस्ट है हमारे। तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व होती है। ईस्टर फॉर्मेशन में बात करें तो हमें यहाँ पे ईस्टर की क्या होती है, एक तरह से स्वीट स्मेल आती है। अगर ऑब्टेन हो गया तो हम बोलेंगे भाई हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था। हाइड्रोक्सिल एसिड टेस्ट में हमें पर्पल कलर मिलेगा। ब्रोमीन वाटर में क्या है कि ये जो हमारा होता है काफी सारे, ये हमारे ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है। नाइट्रस एसिड में बेसिकली हमारा नाइट्रस एसिड मतलब रेड कलर से मिलेगा, और KOH में हमारा येलो कलर से मिलता है। ये सिंपल से हमारे हो गए ये वाले टेस्ट। अब हम यहाँ बात करते हैं इसके कुछ स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में। तो सक्सिनिक एसिड का आपको यहाँ ये दिख रहा होगा। अब ये बेसिकली हमारे जो डाइज वगैरह होते हैं इनको बनाने में हेल्प करता है। फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, बफरिंग में हेल्प करेगा। उसके अलावा हमारे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वगैरह एसिड टाइट्रेशन में हेल्प करता है। फिर हमारा लैक्टिक एसिड आता है, तो एक फ्लेवरिंग एजेंट है, प्रिजर्वेटिव है, एसिड फूड्स वगैरह है। इसके अलावा हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल, सॉल्वेंट में यूज करेंगे। इसके अलावा हमारा क्लीनिंग एजेंट, डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं ना, इन सब में हेल्प करता है। फिर हमारा आता है ऑक्जेलिक एसिड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अब ये बेसिकली रिडॉक्स टाइट्रेशन में जो स्टैंड होते हैं गंदगी उसको रिमूव करने में और डाइंग वगैरह में वही हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारा फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, प्रिजर्वेटिव हो गया, बफरिंग एजेंट हो गया, प्लास्टिक रेजेंस, मेटल, इन सबको बनाने में भी हमारी हेल्प करता है। तो ये हमारा हो गया पूरा यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड के बारे में। अब हमारे यहाँ पे आता है एलिफेटिक अमीन्स क्या होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो अमोनिया के द्वारा ड्राइव किए जाते हैं। और ये बेसिकली क्या है कि जैसे कोई भी हमारा एल्काइल ग्रुप है उसको रिप्लेस, जैसे मान लो ये हमारा CH3 मान लो, तो अगर हम क्या करें इसके एक H को रिमूव करके यहाँ पे खुद जुड़ जाएगा, तो जैसे हमारा CH3NH2 बन गया, तो ये हमारा बन जाएगा मिथाइल अमीन बन जाता है। ठीक है। अब बाकी अगर इसको और लिखना हो तो अमोनियम मीथेन भी बोल सकते हैं, तो ये सिंपल आप देख लेना। तो बेसिकली ये हमारा पूरा होता है एक अमोनिया, और इसके अगर एक हम इसको रिप्लेस करके इसकी जगह कोई और जोड़ देते हैं तो हमारा यहाँ पे अमीन बन जाता है। अब एलिफेटिक अमीन का बात क्या है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई ना कोई सा R ग्रुप जोड़ेंगे जो एल्काइल ग्रुप है, और वो सिंबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब यहाँ पे हम कोई भी रेजोनेंस वगैरह वाले स्ट्रक्चर नहीं जोड़ रहे हैं। अब इसके क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में बात की जाए तो अमीन्स के 2 हैं, 3 है, सॉल्युबिलिटी, कार्बोलामाइन और डायोटाइजेशन। सॉल्युबिलिटी में क्या है कि ये हमारे बेसिक होते हैं, तो जब हम इनको एसिड के साथ ये कराते हैं तो हमारा साल्ट बनता है। इसके अलावा ये हमारे अनप्लीजेंट या फिर फाउल स्मेल देंगे, जो मतलब प्राइमरी अमीन्स होते हैं। अब इसके अलावा ये हमारे जो डायोटाइजेशन टेस्ट है, ये हमारे ऑरेंज पीपीटी और येलो, मतलब जो प्राइमरी वाले ऑरेंज पीपीटी, सेकेंडरी वाले येलो, और टर्सरी हमारे रेड कलर शो करते हैं। अब हम बात करते हैं एम्फिटामीन का स्ट्रक्चर यूजेस के बारे में। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब ये हमारा नर्व स्टिमुलेंट की तरह हमारे इसके हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में और CNS स्टिमुलेंट की तरह हमारा काम करेगा, जो इन सब में हमारी हेल्प करता है। अब हमारे इसके थोड़े बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं जो यूनिट 5 में आते हैं। वाई अमीन आर बेसिक इन नेचर एंड वाई एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक होता है नेचर में। तो पहले हम बात करें अमीन्स के बारे में। तो अमीन्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये NH2 दिख रहा होगा। अब जो N है ना, इसके ऊपर हमारा लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो जो हमारे अकॉर्डिंग टू लियोस कंसेप्ट क्या है कि ऐसे कोई भी कंपाउंड जो हमारे अगर लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं तो वो हमारे बेस होते हैं। अब यहाँ पे जो NH2 में जो नाइट्रोजन है हमारा, इसके ऊपर लोन पेयर है। अब जिसपे लोन पेयर होगा वही तो भाई लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो इसीलिए ये हमारे क्या करते हैं, लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या बेसिक नेचर में रखते हैं, जो आपको यहाँ सिंबल दिख रहा होगा। तो सिंबल है कि एलिफेटिक अमीन क्या होता है, हमारे बेसिक नेचर में होते हैं, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है और तो ये लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, और इसीलिए हमारे बेसिक होते हैं। अब ये वाई क्यों होते हैं ये सब आप लॉन्ग वीडियो में देख लेना, इंपॉर्टेंट आता है। अब हम यहाँ बात करते हैं +I और नेगेटिव आई इफेक्ट के बारे में। तो इंडक्टिव इफेक्ट आप समझ गए थे कि जैसे कोई भी हमारा कंपाउंड है, मान लो HCl था हमारा, तो इसमें जो Cl है इस पर हमारा पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा और इधर हमारा पार्शियली पॉजिटिव चला जाएगा। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अब क्या होता है यहाँ पे +I और नेगेटिव आई क्या होते हैं, +I इफेक्ट में हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाते हैं।
अब सिंबल का अगर मैं आपको मतलब यहाँ दिखाऊंगी, जैसे मान लो मेरा एक ये कंपाउंड बना था, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। CH3Cl मान लो, तो अब मैं क्या करूँ कि यहाँ पे इस तरह हमारे जा रहा है, सॉरी CH3Cl है, तो Cl पे हमारा पार्शियली नेगेटिव आ गया और CH3 पे हमारा पार्शियली पॉजिटिव आ गया। अब मैं क्या करूँ कि यहाँ से मैं क्या करूँ, पॉजिटिव आई में हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखो इस पे पहले से एक पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल सा फंडा है। अब मैं यहाँ कुछ ऐसे और कंपाउंड जोड़ दूँ जो इसके ऊपर चार्ज और बढ़ाएंगे, तो क्या करेंगे भाई, पहले से ये अनस्टेबल है, इसके ऊपर चार्ज है, अब इस पे और ऐसे कंपाउंड जुड़ जाए जो इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो ये और ज्यादा अनस्टेबल होगा, और जब और ज्यादा अनस्टेबल होगा तो इसकी एक्टिविटी हमारी क्या होगी, बहुत और ज्यादा कम हो जाती है। तो इसीलिए जो हमारे प्लस वाले आई इफेक्ट होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, और ये क्या करेंगे, किसी भी आयन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो भाई सिंपल सा फंडा है कि उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। अब एक फंडा आप हमेशा याद रखना, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। अब प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। जब स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसकी एसिडिटी भी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी, और अगर एसिडिटी डिक्रीज हो रही है तो भाई सिंपल सा फंडा देखो, एसिड और बेस अपोजिट काम करते हैं। एसिड अगर काम होगा तो बेसिस हमारा बढ़ेगा, तो सिंपल है कि प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहे हैं, ऐसे स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, और स्टेबिलिटी डिक्रीज मतलब क्या है कि हमारी एसिडिटी भी डिक्रीज, और एसिडिटी डिक्रीज मतलब बेसिसिटी हमारी बढ़ रही है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेंगे, जो हमारा एलिफेटिक अमीन्स है उनकी बेसिसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी एसिडिटी को गिराने का काम करेंगे। एग्जाम्पल हमारे एल्काइल ग्रुप हो गए। अब माइनस आई बात करें तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करते हैं। अब मान लो कि ये CH3 पे ये था, तो अगर इस पे कोई हम ऐसा ग्रुप जोड़ दें जिसके साथ बॉन्ड बना के इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ये क्या करेगा, हमारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, मतलब क्या करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये अगर स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं तो सिंपल है, स्टेबिलिटी बढ़ी तो एसिडिटी बढ़ेगी, और एसिडिटी बढ़ेगी तो बेसिडिटी कम होगी। तो सिंपल जो माइनस आई इफेक्ट होते हैं ये क्या करेंगे, ये स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एसिडिटी बढ़ रही है, और अगर एसिडिटी बढ़ी तो बेसिडिटी कम हो जाती है। तो एसिडिटी बढ़ी का मतलब क्या है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बेसिसिटी यानी कि एलिफेटिक अमीन है उनकी बेसिसिटी या उनकी स्टेबिलिटी को गिराने का काम करेंगे। एग्जांपल हमारा क्लोरीन फ्लोरीन ये हो जाता है। तो ये सिंपल हो गए। अब हम आखिरी अगर यहाँ बात करेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अगर बात करें, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे होते हैं ना, ये बेसिकली क्या है कि जब हम इनका डिसोसिएशन करते हैं तो ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं, और जो हमारे आर्हेनियस कंसेप्ट था उनके अकॉर्डिंग क्या था कि दोज कंपाउंड विच रिलीज H पॉजिटिव आयन और डिसोसिएशन आर नोन एज अ एसिड, यानी कि एसिड हमारे वो कंपाउंड होंगे जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेंगे। तो जैसे ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब इसको हम डिसोसिएट करेंगे इधर से, तो हमारा H पॉजिटिव आयन अलग निकल जाएगा और ओपन नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये हमारे प्रोटीन जब रिलीज कर रहा है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर में बोल देते हैं। अब सिंपल उसके अलावा क्या होता है कि ये हमारा अगर इसको हम क्या करेंगे, किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा साल्ट फॉर्म हो जाता है। ये भी एक तरीका होता है हमारा एसिड और बेस को पता लगाने का, सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पे ये है कि ये ज्यादा एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि इसके बाद जैसे हमने ये रिएक्ट कर दिया ना, अब इसके बाद जो ये आयन बना हमारा कार्बोक्सिलिक आयन बना, ये कितना ज्यादा स्टेबल है ये डिपेंड करता है उसकी स्टेबिलिटी पे। अगर ये बहुत अच्छा स्टेबल है तो हमारी स्टेबिलिटी और अच्छी होगी। अब जैसे इसके पास क्या रेजोनेंस है, अब क्या है, जैसे ये नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये नेगेटिव वाला हमारा इस पे चला जाता है, इसका डबल वन इधर, जैसे ये नेगेटिव इधर चला गया, डबल वन इधर आ गया, तो हमारा रेजोनेंस बन जाता है। और इस चक्कर में क्या है कि ये रेजोनेंस के चक्कर में ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और इसीलिए और सिंपल क्या है, इसमें भी आई वाला वही है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और रिलीजिंग या डोनेटिंग वाले स्टेबिलिटी को कम कर रहे थे तो एसिडिटी कम हो गई, लेकिन विथड्रॉइंग वाले स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे थे तो एसिडिटी बढ़ रही थी। तो जो हमारे ये वाले जो नेगेटिव थे और ये हमारे क्या थे, पॉजिटिव थे, तो प्लस आई इफेक्ट हमारे क्या कर रहे हैं, एसिडिटी को डाउन, और प्लस नेगेटिव माइनस आई वाई एसिडिटी को बढ़ा रहे थे। देखा जैसे जो प्लस आई वाले इफेक्ट है ना, ये क्या कर रहे थे, ये एसिडिटी को कम कर रहे थे। तो सिंपल सा फंडा है कि जो प्लस आई वाले हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग होते हैं, तो ये क्या करेंगे, प्लस आई वाले इफेक्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब एसिडिटी को कम करेंगे। तो प्लस आई वाले हमारे एसिडिटी को कम, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को कम करेंगे, और जो माइनस आई वाले हैं वो एसिडिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं। जो ये सेम था ना वही काम है, बस इतना कनेक्ट कर लो आप यहाँ पे और वहाँ पे सारा कुछ सेम कर लें, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हमने यूनिट 1 से लेके 5th तक का सारा का सॉल्यूशन यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिया है, और आई होप आपको पूरा एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्या करना है। बाकी देखो मैंने उसमें जो क्वेश्चन आपके आते हैं ना उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको स्ट्रक्चर यूजेस सारे बता दिए थे। अब हम क्या करेंगे, एक बार कॉमन, जैसे मैंने आपको बोला कि हर यूनिट का मैंने एक साथ दे दिया कि आप एक बार यहाँ पे पूरा पढ़ते हुए जाओगे, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी जो इंपोर्टेंट वाले पार्ट है वो मैंने अभी आपको वीडियो में अच्छे से बता दिए, जहां मैंने एक बार और एडजस्ट करके सारे के सारे कनेक्ट कर दिए। जैसे आपका इथाइल क्लोराइड हो गया तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका यहाँ पे मतलब एक इंट्रो हो गया बेसिक, और ये इसके यूजेस हो गए। तो इस तरह सारे के सारे आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब हम अगर थोड़ा लास्ट में देखो, इसको तो आप अगर देख लोगे तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। हम थोड़ा लास्ट में बात करते हैं आपके कुछ PYQ वाले क्वेश्चन के, जो एक दो बार देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपका यहाँ आता है हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस के बारे में। देखो हार्ड बेसिस का सिंपल, जैसे हमारा बेस होता है ना, एल्कोहल वगैरह ये सब बेस बोलते हैं, तो
सिंपल जो हमारे हार्ड बेस होते हैं ये स्मॉल साइज के स्पीसीज होते हैं जिनके पास बेसिकली क्या होता है कि हाई चार्ज डेंसिटी और लो पोटेंशियल होती है। जैसे एग्जांपल आपका OH नेगेटिव हो गया या FA हो गया, तो ये क्या हो गया, एक तरह बेस हो गया, लेकिन ये हार्ड बेसिस कहा जाता है क्योंकि इनका साइज तो छोटा है लेकिन चार्ज बहुत ज्यादा हाई माना जाता है। वैसे ही आपका जो सॉफ्ट बेसिस आते हैं इनमें लो चार्ज डेंसिटी होती है, और जैसे ये सिंपल आपका जैसे I नेगेटिव हो गया, जो S2 हो गया, तो अगर समझ आए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो। एक आध बार कभी आया है आता है तो कोई बात नहीं, वरना नेक्स्ट आपका आता है यार टर्सरी अल्कोहल के बारे में। तो ये मैंने आपको सिंपल बता दिया कि जैसे मान लो ये C के साथ हमारा OH लगा होता है, तो ये C के ऊपर अगर एक यहाँ पे H जुड़ा है, CH जहाँ पे एक अगर हमारा CH ग्रुप जुड़ा है तो ये हमारा प्राइमरी हो गया, दो यहाँ पे जुड़े हैं तो सेकेंडरी हो गया, और तीन जुड़े हैं तो टर्सरी हो गया, तो ये पूरा टर्सरी वाला हो गया। और उनको चेक करने के लिए हमारा ल्यूकस टेस्ट बहुत सारे मैंने आपको बता दिए, तो यहाँ ल्यूकस वाला थोड़ा डिटेल में आता है, तो इसको देख सकते हैं कि देखो इसकी हम रिएक्शन कराएंगे ल्यूकस रिएजेंट के साथ में, और अगर हमें जैसे हमने जब अल्कोहल का रिएक्शन कराई अगर हमें इमीडिएट टर्बिडिटी देखने को मिल रही है तो वो हमारा टर्सरी अल्कोहल होगा, अगर हमें थोड़ी सी स्लोली देखने को मिलेगी तो सेकेंडरी है, और अगर टर्बिडिटी होगी नहीं तो हमारा प्राइमरी होता है। वैसे यहाँ पे एल्डिहाइड मतलब ये आता है कि एल्डिहाइड हमारा कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों माना जाता है। देखो एल्डिहाइड के पास सिंपली यहाँ दिख रहा होगा, तो जैसे ये है तो CHO है और इधर आपका एक CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये CHO पूरा एक ग्रुप है यानी कि एल्डिहाइड हो गया, और इधर देखोगे तो कार्बन जो कार्बोनिल आपका जो बॉन्ड होता है इसमें देखो इधर भी CH3 इसे भी है, तो इधर क्या है ना स्टेरिक इंडेक्स थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, और इस चक्कर में क्या कि अगर कोई भी यहाँ पे अटैक करने आ रहा है, मान लो इधर अटैक करने आ रहा है, तो ये दोनों क्या करेंगे, जैसे ये CH3 पूरे लगा दोगे तो बहुत ज्यादा बल्कीनेस हो जाती है, जिससे यहाँ पे इतना अच्छे से रिएक्शन नहीं हो पाती है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड, और इसीलिए जो हमारा एल्डिहाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव माना जाता है। और आपने जो 5th 4th यूनिट अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे मान लो यही आपकी जो पूरी 4th 5th यूनिट है, तो इसमें अगर देखोगे तो मोस्टली जो आपको रिएक्शन है वो एल्डिहाइड के साथ ही देखने को मिलेगी, जबकि जो पूरी यूनिट 4th है उसमें आपका एल्डिहाइड कीटोन दोनों आते हैं, लेकिन फिर भी एल्डिहाइड के साथ ज्यादा रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। तो ये पूरा फटा यहाँ लिखा हुआ है। देन हॉफमैन वाला आता है, तो जो आपने यूनिट 2nd 3rd में पढ़ा होगा कि बेसिकली जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन होती है कि वहां पे जो ज्यादा एल्कीन यानी कि जहां पे हमारे ज्यादा सब्स्टिट्यूट होता है वहां पे जाकर हमारा ध्यान जुड़ता है, लेकिन हॉफमैन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जहां पे हमारा कम सब्स्टिट्यूट वाले जो एल्कीन है, जैसे मान लो ये हमारा CH ये हो गया और इधर हमारा CH3 इधर हमारा CH3 है, तो इधर ज्यादा सब्स्टिट्यूट है इधर हमारा नहीं है, तो यहाँ पे आके हमारा जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे ऐड होगा जब इसकी रिएक्शन होती है हमारी एडिशन वाली। तो ये सिंपल है, इसको डिटेल में जाके देख लेना। देन आपका यहाँ पे इमीन अमीन टोटल मिल जाता है, तो ये टोटोमेरिज्म के बारे में लोगों ने पढ़ा होगा, बस एक बार इसका आ जाता है। तो इसमें यही है कि जो हमारा इमीन है वो अमीन में कन्वर्ट हो जाता है, बट यहाँ पे देखा जाए क्या हो रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया और यहाँ पे CH2 आ गया और यहाँ पे NH रह गया, तो यही सवाल फिर हमारा आता है। जो एनिलीन है वो कम बेसिक क्या होता है हमारा इथाइल अमीन से, देखो एनिलीन आपको ये दिख रहा होगा और जो इथाइल अमीन है वो आपको ये दिख रहा होगा। अब यहाँ पे R की जगह बस आपको इथाइल ग्रुप ऐड कर देना है। तो देखो इनमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये लोन पेयर प्रेजेंट है, और आपको बताया कि जहाँ पे लोन पेयर हमारा प्रेजेंट होता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल बेसिक ज्यादा माना जाता है, क्योंकि बेसिसिटी का क्या फिनोमेना आता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो हमारा बेस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो लोन पेयर तो है लेकिन ये पूरा रेजोनेंस है। अब आप जब 3rd सेम में आओगे तब आप पढ़ोगे कि ये रेजोनेंस है ना ये अंदर चले जाता है और यहाँ पूरी रेजोनेंस बन जाती है, जिससे ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और यूनिट 5th में मैंने आपको क्या बताया सिंपल कि जो कंपाउंड हमारा जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा हमारा एसिडिक होता है, और जितना कम स्टेबल होगा उतना ज्यादा मतलब उतना कम एसिडिक होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा एसिडिक होगा, और जब एसिडिक ज्यादा है तो भाई बेसिक तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या है कि ये एसिडिक है ज्यादा, और जब ये ज्यादा इससे एसिडिक है यानी कि एसिडिक जब ज्यादा है तो ये बेसिक कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो एनिलीन है वो हमारा क्या बेसिक कम है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो हमारा रेजोनेंस में घूम जाता है, जबकि इसका लोन पेयर हमारा फ्री रहता है, तो ये किसको भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है लेवाइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। देन आता है कि जो फॉर्मिक एसिड है वो हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों होता है एसिडिक एसिड से। तो जो मैंने यहाँ पे आपको बोला कि जो फॉर्मिक एसिड है उसमें आपको SCH3 यानी कि देखा जाए ये आपका C डबल बॉन्ड हुआ है, ये OH लगा होता है और यहाँ पे आपका केवल H जुड़ा है, और जो एसिडिक है वहाँ पे इसकी जगह आपका CH3 जुड़ा होता है। तो वही है कि ये जो आपका होता है ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और हमने क्या देखा था कि जैसे जब ये टूटता है तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन जिसका ज्यादा स्टेबल हो तो जो CH3 है वो डोनेटिंग ग्रुप है, और जब डोनेटिंग ग्रुप लग जाता है तो भाई ये क्या करेगा ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम। वही मैंने क्या आपको एग्जाम्पल बताया हमेशा कि जैसे मान लो कोई बंदा खड़ा है इसके ऊपर भार है वजन है, ठीक है, और अगर इसके ऊपर वजन है और ऊपर से और कोई 2-4 वजन डाल दे तो भाई और ज्यादा ये थकेगा यानी कि स्टेबिलिटी इसकी कम होगी। वही यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जब ये लगेगा तो स्टेबिलिटी और कम होगी। तो फॉर्मिक पे ये सब नहीं होता है, इसलिए फॉर्मिक एसिड हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड माना जाता है एज कम्पेयर टू एसिडिक एसिड। और दूसरा फंडा मैंने क्या बताया था कि जो कंपाउंड जितना जल्दी H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पे देखा था देखो ये फॉर्मिक है तो इसमें क्या इजीली यहाँ से ब्रेक होकर ये बाहर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले इसको इधर जाना पड़ेगा, जो मैंने स्टार्टिंग बताया कि इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगी, फिर ये यहाँ से इधर खींचेगा और तब हमारा यहाँ जाएगा तो इधर से CH2 जाएगा, और जो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी वाला वो यहाँ पे निकलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये वाला ज्यादा जल्दी देता है फॉर्मिक वाला, इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। देन आपका स्टेरिफिकेशन रिएक्शन आता है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड मैंने आपको बताए थे कि ये पूरा हमारा होता है, इधर R होता है
होता है, इधर हमारा O होता है, और जब यहाँ पे हमारा एक और R ग्रुप लग जाता है और इनके बीच में और होता है, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा बॉन्ड है ये ईस्टर बॉन्ड कहलाता है। और जब ये बनता है तो इसको ईस्टरिफिकेशन बोलेंगे। अब जैसे ये कब बनेगा, तो मान लो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा ये पूरा है कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसके साथ में मान लो यहाँ पे जैसे ये पूरा होता है, तो इसके साथ में अगर एल्कोहल वगैरह हम यहाँ पे और ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे एक और हमारा R जुड़ जाएगा और ये पूरा ईस्टर फॉर्म हो जाता है। जैसे मान लो ये हमारा ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3, इधर हमने एल्कोहल C2 ये जोड़ दिया, तो यहाँ पे देखो CH3 है, अब ये हमारा, तो यहाँ से ये H हटेगा और ये C2H5 वाला है, यानी कि यहाँ से ये H हटेगा और यहाँ पे हमारा C2H5 यानी कि एक R ग्रुप जुड़ जाएगा और ये हमारा ईस्टर बन जाता है। तो ये ईस्टरिफिकेशन कहलाता है जब हमारा ईस्टर यहाँ पे फॉर्म होता है। देन आपके यहाँ पे कुछ उस तरह के IUPAC नेम आ रहे हैं, तो एग्जाम में सिंपली क्या है, देखो या तो आपको स्ट्रक्चर दे देते हैं तो आपको उसका नेम लिखना होगा, या आपके सामने नेम दे देंगे और आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो बस सिंपल फंडा क्या है कि यहाँ पे क्या है, पेंटेन है, यानी कि 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन की चेन बना दी। फिर यहाँ पे ऑन है, यानी कि डबल बॉन्ड O आएगा जो कीटोन का हमारा हो गया, और इधर हमारा क्या है, तीसरी पोजीशन पे है, तो यहाँ पे देखो काउंट करोगे 1 2 3, तो तीसरी पोजीशन में हमारा ये डबल बॉन्ड O हो गया। जैसे मैं बना देता हूँ, मान लो कि हमने पहले कार्बन देखो 5 पूरे के पूरे जोड़ देंगे, ठीक है, हाँ ये जुड़ गया हमारा 5। अब 1 2 3, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड O लगा देंगे जो हमारा थर्ड पे पेंटोन था, ठीक है, 5 का ही हो गया। अब यहाँ पे सेकंड पे हमारा क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ 1 2 3, तो कोई भी यहाँ से लगा, तो बस सेकंड पे क्या है, मिथाइल जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, CH3 जोड़ देंगे, और बस अब इसको बैलेंस कर दो, यानी कि यहाँ पे हमारा CH3 आ जाएगा, यहाँ पे एक CH हो जाएगा बराबर है, यहाँ पे एक नहीं बनेगा कुछ भी, यहाँ पे हमारा CH2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा CH3 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा देखो स्ट्रक्चर जहाँ बना है वो हमारा बनकर तैयार हो गया। बहुत ही सिंपल रहता है, तो ये पूरा लिख देना। देन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में आता है। देखो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव की तरफ कौन जाता है, नेगेटिव की तरफ हमारा ज्यादा पॉजिटिव। और जो न्यूक्लियोफिलिक है, तो न्यूक्लियोफाइल, फाइल मतलब प्यार करना, न्यूक्लियोफाइल मतलब हमारा होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव को कौन प्यार करता है, सॉरी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को कौन प्यार करता है, पॉजिटिव की तरफ हमारा कौन जाएगा, नेगेटिव वाला जाएगा। तो ये रीजन है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो मतलब पॉजिटिव से प्यार करता है, इसलिए वो हमारा नेगेटिव यानी कि NU नेगेटिव लिखा जाएगा। और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारा क्या करता है, नेगेटिव से प्यार करता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये लिखा जाएगा। तो इस तरह ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। और इनका काम वही होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा नेगेटिव वाले के पास जाके जुड़ेगा, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा पॉजिटिव वाले के पास जाके जुड़ता है। तो यही सेम फंडा है। एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रोफाइल का हमारा हो गया, देखो H पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव है, NO2 पॉजिटिव BF3, और जो न्यूक्लियोफाइल है उसमें हमारा OH नेगेटिव, CN नेगेटिव और NH3 ये लोन पेयर होगा, इसलिए ये भी जुड़ जाता है। देन यहाँ पे एक दो बार आपका एल्डोल एंड बेंजोइन का वो आ जाता है। तो ये मैंने आपको जो एल्डोल कंडेंसेशन बेंजोइन कंडेंसेशन बताया उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है, देख लेना। बस अलग से इसलिए दे दी क्योंकि एक बार ये अलग से PYQ में आया है। देन आपका यहाँ पे जैसे कार्बोमाइल अमीन टेस्ट हो गया, ये हो गया, तो ये आपके अमीन्स के टेस्ट हो गए। तो बस सिंपल जो प्राइमरी मीन है वो फाउल स्मेलिंग देगा, बहुत गंदी गंदी। और हिंद में ये है कि ये आपका प्राइमरी सेकंड ये होता है, देखो एक बार आता है 2 नंबर में लिखा था ना। देन यहाँ पे एल्काइल हैलाइड, तो वही सेम फंडा जो मैंने बोला कि मान लो ये आपका हैलाइड है और ये कार्बन से जुड़ा है, एल्काइल से, एल्काइल हैलाइड हो गया। अब इस पर अगर एक लगा हुआ है तो ये प्राइमरी है, अगर यहाँ पे एक और जोड़ देंगे सेकेंडरी, एक और जोड़ देंगे तो टर्सरी। तो बस भैया देखो यहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तो सेकेंडरी हो गया, इधर जुड़े तो टर्सरी हो गया। तो सिंपल फंडा वो ये था कि ये मेन मान लो कोई कंपाउंड हो गया तो ये हमारा की कार्बन हो जाता है, और की कार्बन के पास में जो जुड़े होते हैं वो हमारा कहलाता है। इसी तरह एल्कोहल का हमारा ये बॉन्ड आ जाएगा। देन यहाँ पे हमारे एक दो टर्म जैसे यहाँ पे बेल्टन इन्वर्जन आता है, फिर आपका रोजनबर्ग रिएक्शन आता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक है जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं मारना, एक दो बार एग्जाम में आए हुए, कभी आए तो बस याद कर लेना या लिख के आ जाना। सिंपल क्या है कि जो बेल्टन इन्वर्जन है ये इन्वर्जन होता है कन्फिगरेशन का, जिसमें सिमेट्रिक कार्बन जो हमारा SN2 रिएक्शन के दौरान होता है ना, जैसे आपने देखा होगा SN2 में बैक साइड से अटैच होता है, वो बस थोड़ा सा हमारा क्या होता है, एक तरह से इन्वर्ट हो जाता है। और इससे क्या होगा, सिंपल कि हमारा एक अपोजिट कन्फिगरेशन फॉर्म हो जाएगा। समझ आए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, देखो इसमें इतना दिमाग नहीं मारना है। देन आपका जो रोजनबर्ग रिएक्शन आता है, तो इसमें सिंपल क्या होता है कि जो आपके एसिड क्लोराइड होते हैं, जैसे आपको ये मान लो R है और यहाँ पे C है और ये आपका Cl है, तो ये क्या है, एक आपका एसिड क्लोराइड है, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड लगा है और COH वाला है तो एसिड क्लोराइड हो गया। तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, यहाँ पे रिड्यूस होकर एल्डिहाइड में बन जाता है, और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे क्या हो जाती है, यूज करके। तो सिंपली करना क्या होता है, जैसे ये है तो यहाँ पे बस हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को या पास करो या आप यूज़ कर दोगे, और यूज़ करके यहाँ पे साथ में पैलेडियम का यूज़ करेंगे तो आपको होता है रिडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये ऐड हो रहा है। तो जब ऐड होगा तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, देखो एक एच हमारा यहाँ जुड़ जाएगा, एक एच यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हमारा RC11OH बन जाएगा, और इधर हमारा HCl बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये जो हमारा बन गया क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और यही बोला था कि इसमें क्या हो रहा है, जो एसिड क्लोराइड है वो हमारा एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा एक और ऐसा आ गया, जैसे मान लो आपको IUPAC नेम दे दिया कि 3-chloro-2 हाइड्रोक्सी हेक्सानोइक एसिड। तो देखो यहाँ पे क्या समझाना है, पहले तो ये क्लियर हो गया, हेक्सेन यानी कि 6 कार्बन है। तो बस सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखो हेक्सोनिक एसिड है, यानी कि यहाँ पे COH लगाना है, क्योंकि ओइक एसिड हो गया, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरा लग गया। देन यहाँ पे हम 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, तो यहाँ लगा तो यहीं से काउंट होगा, तो 1 2 है, तो यहाँ पे 1 और 2 पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गया। देन यहाँ पे 3 क्लोरो है, तो सेकंड थर्ड पे हमारा क्लोरो ग्रुप लग गया, और बाकी हमारा सेम है, तो ये बना सकते हो, बहुत ही सिंपल हमारा होता है। देन इलेक्ट्रोफाइल ये मैंने आपको बता दिए। और इधर आपका कार्बोकैटायन, कार्बोकैनायन आता है। इसमें क्या है, जैसे मान लो ये हमारा कार्बन जुड़ा होता है, कहीं भी CH3 मान लो CH4 है, तो जब ये टूटेगा मान लो, तो अगर C के ऊपर यहाँ
यहाँ पे मान लो ये ऐसे लग गया और पॉजिटिव लगा है तो इसको हम यहाँ पे कार्बोकैटायन बोलेंगे। और वही मान लो अगर सी के ऊपर किसी तरह नेगेटिव आता है उसको हम यहाँ पे कार्बो एनायन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कार्बो आयन हमारे नेगेटिवली चार्ज होता है, कार्बोकैटायन में पॉजिटिव होता है, जैसे ये दिख रहा होगा और आपका ये दिख रहा होगा। देन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आती है, तो वहाँ सिंपल क्या है कि आपका जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोकैटायन जो ये बनता है वो आपका टर्सरी वाला होता है, यानी कि जब आपका ये तीनों जुड़े होते हैं तो यहाँ पे ये बनेगा। देन आपका सेकेंडरी वाला होता है, देन आपका प्राइमरी वाला होता है और उसके बाद लास्ट में आपका सिंपल वाला ये होता है। तो ये पूरा आपका बन गया होगा। देन आपका यहाँ पे लास्ट में एक फंडा और आता है छोटा सा कि डिफाइन प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो प्रोटिक में क्या है कि जैसे मान लो हमारे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा फोन के बारे में, मैंने बीच में भी आपको बताया था। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसमें देखो जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो अगर इनके साथ में हाइड्रोजन हमारा लगा है ना तो वो हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे ये लगा हुआ है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहाँ पार्सली निगेटिव आ जाता है, यहाँ पार्सली पॉजिटिव आ जाता है। और इससे क्या होता है कि हमारा H जो है मतलब एक तरह से पॉजिटिव चार्ज में रहता है, ये प्रोटॉन सा रहता है, इसलिए इसको प्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। और प्रोटिक में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा ये अटैच नहीं होगा, यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसके साथ में ये अटैच नहीं होगा, यानी कि कोई भी ऐसा फोन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड जैसे देखो यहाँ पे C अटैच है, यहाँ से अटैच है, लेकिन कोई भी H हमारा अटैच नहीं है, जैसे एसीटोन हो गया या बेंजीन हो गया, तो ये हमारे एप्रोटिक कहलाते हैं। और मोस्टली जो प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं यानी कि जिनमें हमारे ये प्रेजेंट होता है वही हमारे SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं, और जो एप्रोटिक वाले होते हैं वो हमारे SN2 वाली रिएक्शन को फेवर करते हैं। तो ये SN1 SN2 मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। तो अब अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, बहुत कुछ मैंने आपको यहाँ बताया और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी मैंने आपको बताया, लेकिन जो स्ट्रक्चर यूजेस वाला है ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको करा दिए थे। बस इसका जो स्ट्रक्चर ये पूरा ये PDF में आपको मिल जाएगा, तो एक बार PDF पूरी रिवाइज कर लेना। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये पूरा फंडा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको क्या करना है कि वीडियो लगी कैसी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो पूरी की पूरी तैयारी मैंने आपके कर दी है, और अगर आपने पूरी वीडियो देखी है भाई कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों ने पूरी वो वीडियो पूरी देखी है। और अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो ये मानो आप आराम से जो है अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। तो यूनिट 4 से मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।